और कार्यक्रम की शुरुआत के पूर्व मैं डॉक्टर उषा साहनी, जो मेरठ की शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी की व्याख्याता हैं, स्वयं एक कवयित्री और कथाकार हैं। अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक मंचों से आपका जुड़ाव रहा है और कम्युनिकेशन टुडे की डिप्टी एडिटर के रूप में भी आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इस पूरी जो वेबिनार सीरीज हमने शुरू की है उसकी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हैं। मैं डॉक्टर उषा साहनी से अनुरोध करूंगा कि वे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से शुरू करें। डॉक्टर उषा साहनी। आभार सर। सभी को सुप्रभात, सभी का स्वागत। वेबिनार को प्रारंभ करने के पूर्व मां सरस्वती के श्री चरणों में 4 पंक्तियों से वंदन करना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना। मां शारदे के श्री चरणों में नमन कर हमारी इस वेबिनार सीरीज की 9वीं वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि अब तक हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रतिभागी जो पिछले 8 वेबिनार्स में भी कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े रहे हैं, सबको ज्ञात होगा प्रोफेसर संजीव भानावत, फॉर्मर हेड सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से हैं। साथ ही कम्युनिकेशन टुडे जो जर्नल जिसकी यात्रा आपने 24 वर्षों पूर्व प्रारंभ की थी, बेहद हर्ष के साथ इस बात को साझा कर रही हूँ कि 24वां वर्ष बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है और अगले वर्ष हम इसकी रजत जयंती मनाने जा रहे हैं। उसी मंच के तत्वावधान में ये वेबिनार सीरीज प्रोफेसर भानावत जी की ही एक सोच रही, जिसके साथ हम सभी आज जुड़े हुए हैं। आपने एक सोच रखी कि क्यों ना हम एक्सपीरियंस्ड एकेडमिशियंस और प्रैक्टिशनर्स के साथ साथ युवा साथियों को भी जोड़ें, जो अपने अपने क्षेत्रों में भली प्रकार कार्य कर रहे हैं, मंच भी पा रहे हैं, किंतु एक नया मंच उनको प्रदान करने के लिए इस वेबिनार सीरीज की सोच प्रोफेसर भानावत के थ्रू रखी गई और हम सभी आज जुड़कर इस बात के लिए बेहद उनका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस पहल का शुरुआत किया, शुभारंभ किया और आज हम 9वीं वेबिनार के साथ जुड़ पाए हैं। आपका स्वागत करती हूं। आज का जो विषय है उस विषय प्रवर्तन के लिए आप मंच संभालने की कृपा करें। प्रोफेसर संजीव भानावत। धन्यवाद डॉक्टर साहनी। आज के हमारे जो वेबिनार बाल पत्रकारिता पर केंद्रित है, उसके जो हमारे विशेषज्ञ मित्र हैं आदरणीय डॉक्टर विशेष गुप्ता जी, भाई डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम, धन्यवाद, रेशमा खान जी और प्रियदर्शिनी, मैं आप चारों का यहाँ स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा डॉक्टर उषा ने बताया कि एक हमने सीरीज शुरू करने की कोशिश की इस पेंडेमिक काल में कि हमारे ये साहित्यिक विचार विमर्श की श्रृंखला प्रारंभ रहे। विश्वविद्यालय में रहते हुए तो अनेक इस तरह के आयोजनों को करने का अवसर मिला और हमने देश के अलग अलग क्षेत्रों से मित्रों को इसके साथ जोड़ा और यही ये प्रयास इस आभासी मंच के माध्यम से हमने एक बार फिर शुरू की ये श्रृंखला। जिस तरह से कम्युनिकेशन टुडे के माध्यम से पिछले 24 वर्षों में हमारी कोशिश रही है कि जो युवा मीडिया शिक्षक और प्रोफेशनल्स हैं उनके शोध अनुसंधान और विचारों को हम इस जर्नल के माध्यम से देश के अलग अलग अंचलों में पहुंचाने का प्रयत्न करें, वही उद्देश्य इस आयोजन के पीछे भी रहा। बाल पत्रकारिता पर यह आयोजन वैसे 14 नवंबर को करने की इच्छा थी, बाल दिवस मनाया जाता है, लेकिन संयोगवश उस दिन दीपावली है, इसलिए हमने सोचा कि आज रविवार को यह आयोजन किया जाए। और मुझे एक संतोष है कि जब इस विषय को हमने सोशल मीडिया पे शेयर किया
तो बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला। हमारे मित्रों ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया कि एक बिल्कुल नया विषय है जिससे सामान्यतः चर्चा इस तरह के सार्वजनिक मंचों पर नहीं होती है। और मुझे याद आ रहा है 1984 का वो वर्ष जब मैं लखनऊ में अखिल भारतीय हिंदी परिषद के आयोजन में गया था और वहां डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम के बारे में जानकारी मिली कि उन्होंने बाल पत्रकारिता पर शोध किया है। मेरे ख्याल तब से ही मेरे मन में जब उनसे संवाद हुआ तो हमने हमारे पाठ्यक्रमों में भी इनसे मैंने अपनी पुस्तकों में भी आलेख लिखवाए, अपने यहाँ व्याख्यान के लिए भी आमंत्रित किया। तो जहां जहां मौका मिला बाल पत्रकारिता के पक्षों पर चर्चा करने का सिलसिला हम शुरू करते रहे और कुछ इस तरह का आयोजन भी किए। वस्तुतः ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए हमारे पास इतना बड़ा बच्चों की ऑडियंस है, उनके लिए हम कितना कुछ कर पा रहे हैं, उनकी मानसिक खुराक के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए। आज हालांकि कभी बात आती है पहली पत्रिका को लेकर के, तो सुरेंद्र विक्रम जी विस्तार से प्रकाश डाले। कई लोग भ्रमित होते हैं कि भारतेंदु की बाला बोधिनी पहली पत्रिका थी, जबकि मूलतः वो बाला से मतलब बाल से नहीं था, महिलाओं पर केंद्रित थी। लेकिन बच्चों को लेकर छुटपुट सामग्री छपती रही। फिर 47 में शायद चंदा मामा का प्रकाशन हुआ। पंचतंत्र की परंपरा हमारे देश में बहुत पुरानी रही है, तो उसी भावनाओं को केंद्रों को ध्यान में रख के चंदा मामा, चंपक, पराग, नंदन, न जाने कितनी ऐसी लोकप्रिय पत्रिकाएं, या यूं कहूं कि हमारा बचपन इन पत्रिकाओं के सानिध्य में एक तरह से बीता था। इसको लेकर के भी एक चर्चा होती रही कि नंदन जिसमें राजा रानी की कहानियां, पराग जिसमें यथार्थपरक कहानियां, चंपक जिसमें एक था चीकू नाम था खरगोश, और चंदा मामा में पौराणिक कहानियां, अलग अलग तरह की सारी कहानियां, कैसी कहानियों की आवश्यकता है। कई बार बहस हुई इसको लेकर के कि यथार्थपरक कहानियां बच्चों को बताई जानी चाहिए या उनकी कल्पना शक्ति को उर्वर बनाने के लिए की जानी चाहिए। और इसी बीच में आकाशवाणी, और रेशमा जी तो हमारी विद्यार्थी भी रही है और मुझे ध्यान है जब हम बिल्कुल नन्हे मुन्ने हुआ करते थे, आकाशवाणी जयपुर से कार्यक्रम था किलकारी। देखिए नाम में ही कितना एक कहना चाहिए कि जो वात्सल्य की भावना है। किलकारी, उन दंपतियों से पूछिए जिनके घर किसी बच्चे ने पहली किलकारी मारी हो, तो वो उस कार्यक्रम का नाम था जिसके साथ हमने आकाशवाणी में अपनी तो शुरुआत की। तो जब बड़े हुए तो मुकुल कार्यक्रम आता था, मुझे अभी भी याद, रविवार को 9:15 बजे, और संयोग से रेशमा जी लगभग 2 दशक तक उस कार्यक्रम को एक तरह से एंकरिंग करती रही और एक दीदी के रूप में उन्होंने बच्चों को दिशा बोध दिया। फिर आया टेलीविजन, दूरदर्शन, नन्ही दुनिया जैसे कार्यक्रम थे, फिर प्राइवेट चैनल्स आ गए। तो समग्र रूप से जो हमारा पूरा परिवेश था, फिर डिजिटल मीडिया आ गया, फिर बीच में कभी लोटपोट और चाचा चौधरी और पता नहीं किस तरह के साहित्य छपने लगे, फिर अब कार्टून शो आने लग गए। तो समग्र रूप में किस तरह के साहित्य की, कार्यक्रमों की, प्रकाशनों की आवश्यकता है, धीरे धीरे दुर्भाग्यवश जो बड़े बड़े प्रकाशन गृह हैं उनकी पत्रिकाएं बंद होती चली गई और नंदन का भी अब तो अवसान हो गया। तो मुझे लगता है कि क्या हमने हमारे इतने बड़े वर्ग की अपेक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को कहीं मूल्यांकित करने की कोशिश की? और इसी के साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बच्चों को लेकर जो रिपोर्टिंग हो रही है, विशेषकर मुझे लगता है क्योंकि विशेष गुप्ता जी उत्तर प्रदेश बाल अधिकार आयोग, संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, तो वो अक्सर इस पीड़ा को, संवेदना को महसूस करते होंगे कि उस बच्चों को लेकर के जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, उनकी आइडेंटिटी, उनका राइट टू प्राइवेसी की बहुत सारी चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं कि अभी जैसे कुछ समय पहले राजस्थान में एक टेररिज्म को लेकर कोई एक घटना घटी थी और जिस बच्ची ने वो जानकारी दी थी, अखबार ने उसका फोटो भी छाप दिया। तब कुछ लोगों ने कहा कि यदि इस तरह की आइडेंटिटी हम बताएंगे तो बच्चे के जीवन के साथ घातक हो सकता है। तो रिपोर्टिंग से लेकर के कार्यक्रमों का स्वरूप, मुझे लगता है ये सारी चुनौतियां हैं। तो हमने कोशिश की कि अलग अलग क्षेत्रों से हमारे विशेषज्ञ हों। विशेष गुप्ता जी स्वयं समाजशास्त्री हैं और एक कमीशन के माध्यम से जिस तरह से प्रदेश में, देश में वो बच्चों के अधिकारों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। हमने भी यूनिसेफ के साथ बहुत काम किया और चिल्ड्रन जर्नलिज्म तो डायरेक्टली बात नहीं थी, लेकिन डेवलपमेंट जर्नलिज्म के माध्यम से चाइल्ड इश्यूज को कहीं ना कहीं हम रेज करते रहे। और मुझे ध्यान है यूनिसेफ में तो बार बार हमसे कहा जाता था यदि बच्चे का फोटो भी आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो उनकी पेरेंट्स या उस बच्चे की अनुमति होनी बहुत जरूरी है। विशेषकर पेरेंट्स की बहुत छोटी छोटी चीजों पर वो ध्यान रखते थे। किस तरह की गाइडलाइंस बनी हुई हैं उनको कितना हम ध्यान में रख पाते हैं। रेशमा जी का जैसा मैंने आपसे कहा कि स्वयं जुड़ी रही, सुरेंद्र विक्रम जी का तो पूरा शोध ही बाल पत्रकारिता पर है और प्रियदर्शनी भी हमारी स्टूडेंट है। इनका तो मैंने पिछले सालों के अंदर जिस तरह से विकास हुआ मीडिया के अंदर और थिएटर के अंदर, उसको बहुत करीब से देखा, समझा, महसूस किया है। और विशेषकर बाल थिएटर में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, उस बच्चों का जो एक डायमेंशन है। तो अलग अलग क्षेत्रों के हमारे पास हमारे मित्र लोग हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जो अभी अपने पास करीब 1 सवा घंटे का समय है
उसमें कुछ मूलभूत प्रश्नों पर हम कहीं चर्चा कर पाएंगे और इस विषय को राष्ट्रव्यापी बनाने में, इस चर्चा को राष्ट्रव्यापी बनाने में कहीं अपना एक विनम्र योगदान दे पाएंगे। हमारी कोशिश रहती है कि हम इस पूरा जो अपनी बातचीत है इसको हम रिकॉर्ड करें और यूट्यूब के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इसको हम शेयर करें, ताकि ये जो हमने यात्रा शुरू की है ये यहीं तक सिमट के नहीं रह जाए, ये निरंतर आगे बढ़ती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ, इस उम्मीद में कि हमारी ये विचार श्रृंखला ऐसे ही जारी रहेगी और आप सभी का सहयोग आने वाले टाइम में, अभी जो पृथ्वी हमारा जो रिसर्चर हैं, जो हमारी इस पूरे तकनीकी को संभाल रही हैं, गूगल फॉर्म बनाना, सर्टिफिकेट भेजना और ये सारी चीज़ें, उन्होंने अभी भी मुझे मैसेज करके कहा है कि लगभग 100 से अधिक रजिस्ट्रेशन इसमें हो चुके हैं और 2 रजिस्ट्रेशन सऊदी अरबिया से भी हुए हैं। तो मतलब हमने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी पदार्पण किया है। कभी हमें फिलीपाइन से हमें पार्टिसिपेंट्स मिले हैं, कभी श्रीलंका से मिले और आज सऊदी अरबिया से भी 2 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अपनी आवाज़ जो है, अपने जो मुद्दे हैं, इसको हमने भौगोलिक दूरियों को पाटते हुए और जगह भी पहुंचने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है। आप सभी का जो सहयोग मिलता है मात्र एक टेलीफोन के ऊपर, वो हम सभी के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन का विषय है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और आगे की कार्रवाई के लिए डॉक्टर उषा साहनी। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी आप सभी प्रतिभागियों से हमारे आज के गेस्ट स्पीकर्स के बारे में सर ने बताया, सभी को अपनी बात रखने के लिए 10-10 मिनट आपके पास हैं। इस बात को यहाँ कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है क्योंकि आज का जो विषय है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि लास्ट टाइम भी बहुत सारे लोगों ने अपनी बात अंत में रखकर अपने प्रश्न उत्तर जानने की कोशिश की थी, जो कि एक हमारा एक प्रोग्राम का एक रूल भी है कि एंड में हम ये काम करेंगे। हम चाहते हैं कि उस चीज को हम अच्छे से वक्त दे सके। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं अभिवादन करना चाहूंगी सुरेंद्र विक्रम जी का। आपके विषय में बताना चाहती हूँ ताकि प्रतिभागी आपको जान सके। आप लखनऊ के क्रिश्चियन कॉलेज में हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम का बाल साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान का लंबा अनुभव है, जैसा कि प्रोफेसर भानावत जी अभी बोल भी चुके हैं। साहित्य और बाल पत्रकारिता पर आपकी 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त बाल साहित्य पर लगभग 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें आप लिख चुके हैं। देश भर में बाल साहित्य और पत्रकारिता से जुड़ी शताधिक संगोष्ठियों में आपकी सक्रिय सहभागिता रही है। युग साक्षी और अवध पुष्पांजलि जैसी चर्चित साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादक भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से आप 2 बार पुरस्कृत भी हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं में भी आपको समय समय पर पुरस्कृत और सम्मानित किया गया है, जिसकी सूची बहुत लंबी है। आपके कृतित्व पर देश के 2 विश्वविद्यालयों से 2 शोधार्थियों ने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है। बाल पत्रकारिता के क्षेत्र में आपके इसी शोध अनुभव को आज हम इस वेबिनार के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे और अनुभव करते हैं कि आप समकालीन बाल पत्रकारिता के संबंध में अपनी टिप्पणी से हमें लाभान्वित करें। सुरेंद्र विक्रम जी। सानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मेरी आवाज आ रही ना? जी जी ठीक आ रही है। हाँ मित्रों, मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूंगा कम्युनिकेशन टुडे और मेरे परम मित्र प्रोफेसर संजीव भानावत के प्रति। जैसा कि अभी चर्चा के शुरुआत में हम लोगों ने बताया था कि डॉक्टर भानावत से मेरी मुलाकात एक भारतीय हिंदी परिषद के अधिवेशन में लखनऊ में हुई थी और उस सत्र में मैं बाल पत्रकारिता पर एक आलेख पढ़ रहा था। तो सामने बैठे हुए भानावत साहब बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बाद में वो हमसे मिले और हमसे कहने लगे कि ये सामग्री कहाँ मिलेगी। ये शुरुआत होती है बाल पत्रकारिता की। मैं उस समय बाल पत्रकारिता पर कुछ छिटपुट आलेख उत्तर प्रदेश में लिख चुका था। उत्तर प्रदेश पत्रिका हमारे लखनऊ से निकलती है। बाद में जब इस कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ाया तो देखा कि इस पर तो बहुत ही काम करने की आवश्यकता है और 1992 में 1992 में मेरी पुस्तक छप के आई, हिंदी बाल पत्रकारिता उद्भव और विकास। मैं आपको बताऊं कि मैंने इसमें प्रयास ये किया कि जो बच्चों की पत्रिकाएं लगभग 1882 से लेकर के और जिस समय तक मेरी पुस्तक आई थी, जो निकलती रही हैं, उनके बारे में सामग्री इकट्ठी की जाए
उन पर एक किताब लिखी जाए, क्योंकि जैसा मैंने देखा कि मैं बाल साहित्य पर 1977 से काम कर रहा हूं, तो अपना काम करते करते मैंने देखा कि बाल पत्रकारिता पर कोई भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो मैंने काम करना शुरू किया, और जैसा मैंने आपको बताया कि 1992 में मेरी किताब आई। मैं थोड़ा सा इस यात्रा के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं ये काम शुरू कर रहा था, तो आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं कि बड़ा अंधकार सा दृश्य था। इसका कारण यह है कि बाल पत्रिकाएं किसी भी पुस्तकालय में संजो करके रखी नहीं जाती हैं, और बाल पत्रिकाओं के बारे में खोजने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर श्याम सिंह सची जी का, कि उस समय प्रकाशन विभाग की जो प्रेस इन इंडिया की जो फाइलें हैं, वहां से मैंने सामग्री इकट्ठी की। मोटी मोटी 2-2, 2,500 पृष्ठों की जो वो सामग्री थी, उसमें से छोटी छोटी चीजें बाल पत्रकारिता के, बाल पत्रिकाओं के बारे में मिल जाती थी। तो लगभग 15-20 दिन वहां दिल्ली में रह के मैंने इकट्ठा किया, और बाद में ये किताब आई। एक इस महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा कि अब तक ये भ्रम था कि जैसा कभी भानावत जी ने शुरुआत में बताया कि भारतेंदु जी के द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका है बाला बोधिनी, वह महिलाओं की पत्रिका है, और लोग अपने ग्रंथों में उसे बच्चों की पहली पत्रिका माने बैठे हुए थे। यह गलती डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी से भी हुई थी, और 1966 में जो बाल गीत साहित्य छपा था निरंकार देव सेवक जी का, उसमें भी यही बात कही गई थी। तो मैंने नागरिक पचाणी सभा काशी में जाकर के, साहित्य सम्मेलन प्रयाग की लाइब्रेरी में जाकर के मुझे बाला बोधिनी की वो फाइल मिल गई नागरिक पचाणी सभा काशी के पुस्तकालय में। तो हमने देखा कि मेहराब के आकार में BALA BODHINI बाला बोधिनी करके निकलता था, और बाद में जब हमने उसे देखा तो पता चला कि ये तो पत्रिका का बच्चों से इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये तो महिलाओं की पत्रिका है। उनके खाना बनाने से लेकर के सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि चीजों पर ये केंद्रित थी। तो एक अपनी किताब में एक लंबा चैप्टर दे करके, और हमने इसे इस भ्रम का निवारण किया कि बच्चों की पहली जो बाल पत्रिका है वो बाल दर्पण है, जो 1882 में प्रकाशित हुई थी इलाहाबाद से। उसमें भी सहयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र का रहा, क्योंकि इलाहाबाद और बनारस की बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, आप जानते होंगे भौगोलिक दृष्टि से। लेकिन वह पत्रिका थी बाल दर्पण 1882। अब 1882 से लेकर के और 1990 तक, जब तक मैंने उसमें काम किया था, उसके बाद भी मैंने काम किया, और इधर कई आलेख मेरे बाल पत्रकारिता पर आए। अभी हाल ही में बाल पत्रकारिता का सफरनामा शीर्षक से मेरा एक नया आलेख उसी से जुड़ा हुआ शोध दिशा जो इंटरनेशनल जर्नल है उसमें प्रकाशित हुआ, और अद्यतन सारी जानकारी हमने उसमें इकट्ठी की। एक बात मैं अपने शोधार्थियों को, अपने मित्रों के बीच में भी साझा करना चाहता हूं कि 172 बाल पत्रिकाएं मुझे 1882 से लेकर के और आज तक मिली। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैंने इस बात का जिक्र जब मैं 2018 में विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में गया था एक व्याख्यान देने, तो मैंने वहां पर बाल साहित्य पर मुझे व्याख्यान देना था, लेकिन मैंने बाल पत्रकारिता को भी वहां जोड़ा था और बताया था कि हमारे भारत में तो इतनी सारी बाल पत्रिकाएं निकलती रही हैं, उनका एक समृद्ध इतिहास रहा है। लेकिन विडंबना ये रही है मित्रों कि बहुत सी बाल पत्रिकाएं ऐसी हैं जो थोड़े समय तक निकल करके वो बंद हो गई, और उसका जो कारण, उसमें कई संपादकों से मेरी व्यक्तिगत बात भी हुई थी, जैसे दीदी, हल और बाल सखा पत्रिकाओं के संपादक ठाकुर श्रीनाथ सिंह जी से मैं इलाहाबाद में मिला था, और मैंने उनसे पूछा कि ये जो दीदी पत्रिका है ये क्यों इतनी जल्दी बंद हो गई, या शेर सखा और राजा बेटा ये जो पत्रिकाएं निकलती थी। रानी बिटिया शेर सखा के संपादक शंभू प्रसाद श्रीवास्तव जी से मैं मिला था, उन्होंने भी मुझे यही बात बताई कि आर्थिक कारणों की वजह से बाल पत्रिकाएं बंद हो गई। और आज देखिए विडंबना यह है कि हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप की पत्रिका नंदन भी बंद हो गई। जब पराग बंद हुई थी, हरिकृष्ण देवसरे ने जब बाद में उसका संपादन किया था, और आखिरी घनश्याम पंकज जी संपादक थे उसके, जब वो पत्रिका बंद हुई थी। मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब जो समृद्ध घराने हैं बाल पत्रकारिता की दृष्टि से, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, जब पराग और नंदन जैसी बाल पत्रिकाएं बंद हो सकती हैं,
तो छोटी छोटी जो पत्र पत्रिकाएं निकल रही हैं, हालांकि इधर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 35-36 बाल पत्रिकाएं कुल निकल रही हैं जो ठीक ठाक निकल रही हैं। ठीक ठाक से मेरा आशय यह है कि कम से कम वो समय से प्रकाशित हो रही हैं। उसमें चकमक है, प्लूटो है, बालवाड़ी है, बाल सखा, बाल वाटिका है, और बाल देवपुत्र है, बच्चों की प्रिय पत्रिका बालवाड़ी निकल रही है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से। तो ये जो पत्रिकाएं निकल रही हैं वो एक तरीके से बाल साहित्य का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। एक बात और इसके साथ ही मैं जोड़ना चाहता हूं कि कोटा मुक्त विश्वविद्यालय ने भी अपने मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के पाठ्यक्रम में बाल पत्रकारिता को रखा हुआ है। ये संयोग है, इसे मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं आपको कि वहां का जो वो पाठ्यक्रम है वो मैंने ही बनाया है। 2 पाठ मेरे वहां पर मास्टर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाए जा रहे हैं। एक बाल पत्रकारिता पर है, एक बाल साहित्य पर है। तो इस तरीके से स्नातकोत्तर स्तर पर पहली बार बाल पत्रकारिता को वहां पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जब तक संजीव भानावत जी रहे जयपुर विश्वविद्यालय में, मुझे कई बार जाने का मौका मिला और विद्यार्थियों के बीच में बाल पत्रकारिता पर व्याख्यान हुए। एक बड़ा महत्वपूर्ण आयोजन हुआ था नाथद्वारा में। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने जहां से पत्रकारिता की शुरुआत की थी, तो मुझे स्मरण आ रहा है कि संजीव भानावत जी का एक आग्रह कम आदेशात्मक पत्र आया था कि नहीं, आपको आना ही आना है नाथद्वारा में। और नाथद्वारा में भी बाल पत्रकारिता की अलग हम लोगों ने जगाई थी वहां पे। मेरे बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि बाल पत्रकारिता को लेकर के जैसी शुरुआत में लोगों में चेतना नहीं थी, वैसी चेतना धीरे धीरे 8वें 9वें दशक तक तो जागृत हुई। 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में भी कई सारे कार्यक्रम हुए बाल पत्रकारिता पर केंद्रित, और इधर पिछले 2 दशकों में भी कई सेमिनार, कई आयोजन, कई विश्वविद्यालयों ने उसे अपने पाठ्यक्रम में आंशिक रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लेने की पहल की है। कुछ लोगों के अभी कार्यक्रम में अभी पिछले दिनों मुझे पता चला था कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने भी अपने स्नातकोत्तर स्तर पर बाल साहित्य को लेने का मन बनाया हुआ है। एक उसकी मीटिंग भी हो चुकी है। तो मैं सिर्फ विनम्रता पूर्वक यही आपसे बताना चाहता हूं कि आज बाल पत्रकारिता की स्थिति पहले की तुलना में काफी समृद्ध कही जा सकती है। और समृद्ध इस अर्थ में कि कुछ नहीं तो कम से कम ख्वाबे शहर देखा तो है, और जिस तरफ देखा न था अब तक उधर देखा तो है। मैं आभार व्यक्त करता हूं इसीलिए अपने उन मित्रों का, उन संपादकों का, उन शोध निर्देशकों का, और कि जिन्होंने बाल साहित्य और बाल पत्रकारिता को अपने पाठ्यक्रम के स्तर पर अपने विद्यार्थियों के बीच में लोकप्रिय बनाया है। अब आपको मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि बाल साहित्य को अब गंभीरता से लिया जाने लगा है, और बाल साहित्य के साथ साथ बाल पत्रकारिता भी उसके पीछे पीछे चलती जा रही है। भारतीय पत्रकारिता संस्थान है बरेली में एक, वहां पर भी बाल पत्रकारिता का एक चैप्टर मुझे लिखने का मौका मिला था, और वहां पर भी बाल पत्रकारिता इंट्रोड्यूस हुई है। और वो चूंकि पाठ्यक्रम तो व्यक्तिगत स्तर पर संचालित होता है, लेकिन बाल पत्रकारिता की अलग वहां भी जगाई हुई है। अब जो विडंबना है वो विडंबना ये है कि बल्कि लाखों, क्या कह लीजिए आपके करोड़ की संख्या में जो बच्चे हमारे सामने हैं, उनके लिए 200-400-500 भी अच्छी बाल पत्रिकाएं, बल्कि मैं तो बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि 100 बाल पत्रिकाएं भी अच्छी नहीं हैं। विशेष गुप्ता जी का ध्यान में विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं। वे हमारे लखनऊ में उत्तर प्रदेश के जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, मैं बताना चाहता हूं विशेष गुप्ता जी को कि जनवरी में दिल्ली में जो भारतीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसकी एक मीटिंग हुई थी। मैं उस मीटिंग में गया था। प्रकरण ये था कि मॉरिशस में हम लोगों ने बाल साहित्य और बाल पत्रकारिता को लेकर के 8 सुझाव दिए थे विदेश मंत्रालय को, तो उसमें से 4 सुझाव को विदेश मंत्रालय ने एज इट इज मान लिया था, और उसी के कार्यान्वयन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने जो दे दिया था वो दिया था बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दिल्ली में।
और दिल्ली में जनवरी में उसकी मीटिंग हुई थी। सुरेंद्र विक्रम जी, एक पल के लिए आपको रोकूंगी। 2 मिनट में आप अपना वक्तव्य कंक्लूड करने की कृपा करें। चलिए, मैं आखिरी बात मैं समझ रहा था, मैं पूछने वाला भी था कि समय कहीं ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। अध्यापक के साथ सबसे बड़ा संकट यही है, वो चाह करके भी रुक नहीं पाता है और जबरदस्ती अनुभवी लोगों के साथ जबरदस्ती रोकना पड़ता है। प्रश्न उत्तर का दौर चलाना होगा। आदरणीय विशेष गुप्ता जी का मैं विशेष रूप से ध्यान इसलिए आकृष्ट करना चाहता हूं कि हम लोग मिलेंगे लखनऊ में और इस चीज पर चर्चा करेंगे। तो उस समय चूंकि मार्च के बाद फिर कोरोना काल आ गया और उस पर आगे कोई मीटिंग हो नहीं पाई। हम चाहते हैं कि लखनऊ में रह करके हम लोग एक प्रयास यहाँ से भी करें। और दिल्ली में कानूनगो साहब से मेरी व्यक्तिगत बात हुई थी और मेरे भाई हैं मित्र जी, मैंने कहा भी था उनसे, तो उन्होंने कहा था कि वहां पर दिल्ली के लोग हैं, आप लखनऊ से आ जाइएगा, हम लोग इसको कार्यान्वयन करके विदेश मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेज देंगे। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी एक पहल है और इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। बाल साहित्य और बाल पत्रकारिता पर को एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको संरक्षण देने की आवश्यकता है। लगे हाथों एक चीज, मैं अभी एक किताब मैंने तैयार की है, मैं आप बताता चलूं कि पूरे देश में अब तक बाल साहित्य और बाल साहित्यकारों पर, बाल पत्रकारिता पर 202 शोध प्रबंध हो चुके हैं, 202। और कई व्यक्तिगत, जैसा कि अभी भानाव जी ने बताया, 2 शोध प्रबंध मेरे व्यक्तित्व पर खुद हो चुके हैं, दोनों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो मैं कोई सूचना के लिए बात बता रहा हूं। तो मित्रों, मैं बड़ा आभारी हूं अपने मित्र प्रोफेसर संजीव भानावत जी का, कम्युनिकेशन टुडे का, आप सब प्रतिभागियों का, कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया। बातें तो बहुत सी करनी थी, जाहिर सी बात है, लेकिन 10 मिनट में बात रखने का मैंने पूरा प्रयास किया। एक लंबा कैनवास है, 100 वर्षों से ज्यादा का इतिहास है बाल साहित्य और पत्रकारिता का। इसे अब नए फलक पर लाने की आवश्यकता है। मेरी 3-4 आलोचना की किताबें 2-3 महीने में और आ रही हैं इस संदर्भ में। कुल मिला के मेरी 9 पुस्तकें आलोचना की हो जाएंगी इस क्षेत्र में। तो मैं प्रयास कर रहा हूं और आगे भी मैं प्रयास करता रहूंगा। आप सबका पुनः आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आभार सुरेंद्र विक्रम जी, आपके वक्तव्य के माध्यम से आपने अच्छी जानकारी सबके साथ साझा की। प्रथम बाल पत्रिका बाल दर्पण जो कि आपने बताया, पाठ्यक्रम में बाल पत्रकारिता और साहित्य का बहुत प्रभावी रूप में आ जाना, ये भी एक सकारात्मक पहलू है इस दृष्टिकोण से कि हम आज जिस वेबिनार के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसका एक पॉजिटिव साइड देखने को मिल रहा है। साथ ही आपकी ये सकारात्मक प्रयास कि आप उस पर किताबें भी लिख रहे हैं इसी विषय पर और उसमें और ज्यादा आप रुचि लेकर के उसे प्रमोट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार इस मंच पर आकर के अपनी बात को हमारे समक्ष रखने का और प्रतिभागियों के साथ आपका अनुभव आपने जो साझा किया उसके लिए आपका आभार। इसी के साथ मैं इस वेबिनार के माध्यम से अपनी दूसरी वक्ता प्रियदर्शनी मिश्रा जी का अभिनंदन करना चाहूंगी। प्रियदर्शनी मिश्रा जी राजस्थान विश्वविद्यालय से ड्रामेटिक्स तथा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी मास्टर्स की उपाधि प्राप्त कर चुकी हैं। प्रियदर्शनी जी ने अल्प आयु में ही अनेक उपलब्धियां अर्जित की। एक अभिनेत्री, लेखक और निर्देशक के रूप में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई हुई है। थिएटर इन एजुकेशन तथा बाल थिएटर के क्षेत्र में आपने विशेष कार्य किया है और इसे एक अभियान के रूप में संचालित भी किया है। डीडी राजस्थान के साथ प्रोग्राम प्रेजेंटर तथा आकाशवाणी जयपुर के एफएम चैनल में रेडियो जॉकी के रूप में भी आप जुड़ी हुई हैं। ड्रामेटिक्स में वर्ष 2014 में यूजीसी नेट की परीक्षा पास करने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार भी आप हैं। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आपकी सहभागिता रही है। वर्ष 2009 में भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से मुंबई में आयोजित एक समारोह में बेस्ट डायरेक्टर के पुरस्कार से आप सम्मानित की जा चुकी हैं। इसी प्रकार राजस्थान सरकार के बाल एवं महिला विकास विभाग से बेस्ट यंग राइटर पुरस्कार से भी प्रियदर्शनी जी को पुरस्कृत किया जा चुका है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अनेक प्रमुख कलाकारों के साथ आपने थिएटर का विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त किया हुआ है। अब तक लगभग 35 से अधिक नाटकों में अभिनय कर चुकी हैं, जिनके देश में अलग अलग अंचलों में 100 से अधिक शो आयोजित किए जा चुके हैं। लगभग 20 से अधिक नाटकों का निर्देशन भी आपने किया है। टेलीविजन व बॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय कर
करने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है। राजस्थान के अनेक शैक्षणिक संस्थानों में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में जुड़ी हुई हैं। बच्चों के लिए भी आपने अनेक थिएटर कार्यशालाओं का आयोजन किया है। आपका अभिनंदन करती हूँ और आशा है कि इस विषय से आप जुड़ करके हमें अच्छी जानकारी प्रदान कर। थैंक यू सो मच मैम। आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू। आप सभी का अभिनंदन। सबसे पहले आभार कम्युनिकेशन टुडे मेरे गुरु भानावत सर का कि उन्होंने ये मंच दिया, और साथ ही साथ मैं आज साझा कर रही हूँ जिनके साथ में मंच, उन सभी को आभार, मेरा नमस्कार कि मुझे ये एक तरह से उपलब्धि है मेरे लिए। तो आज बात चल रही है बाल पत्रकारिता बदलता परिदृश्य। तो सबसे पहले जब ये मुझे भानावत सर ने कहा कि बाल पत्रकारिता, मुझे सबसे पहले एक चीज जो मुझे कई सालों से खल रही थी, मैं पिछले 2006 से चिल्ड्रन थिएटर इन एजुकेशन में काम कर रही हूँ, उस कंसेप्ट पे काम कर रही हूँ। लगभग मतलब बहुत सारे बच्चों के साथ, हर तबके के बच्चों के साथ में मैंने काम किया है, और मैंने जो एक चीज फील करी है वो यही है कि बाल पत्रकारिता की बात कर रहे हैं हम, तो बाल पत्रकारिता लगभग गौण सी है। हम कुछ पत्रिकाओं को छोड़ दें, बाल पत्रिकाओं को छोड़ दें, तो पत्रकारिता लगभग गौण है जहां पर बच्चों की गतिविधियों को हमें हम जान पाए, हमारे पास उनकी सूचना मिले। तो वो तो हमें मिलती ही नहीं है। कहीं एक अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई बच्चा कुछ कर लेता है तो उसकी छोटी सी फोटो, उसकी छोटी सी न्यूज हमें पेपर के बीच में कहीं मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से बाल पत्रकारिता भी और आगे आनी चाहिए, क्योंकि जो पत्रकार है, क्योंकि जो मीडिया है वो एक पावरफुल मीडिया होता है किसी भी चीज को प्रमोट करने का। अब बात आती है कि बच्चों के साहित्य की, क्योंकि जैसे हम साहित्य देंगे, जो हम बाल पत्रिकाओं की बात कर रहे हैं कि चलिए बाल पत्रिकाएं तो आ रही हैं, तो बाल पत्रिकाओं की जो हम बात कर रहे हैं, हम साहित्य की बात कर रहे हैं, तो कितनी है हमारी बाल पत्रिकारिताएं? बाल पत्रिका बहुत कम ले दे के जो अब खत्म सी होती जा रही है। बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, एक मिट्टी की तरह होता है, जिसको हम कहते हैं, हम मानते भी हैं, इतना कोमल होता है कि जो भी हम उसको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, या जो वो पढ़ रहा है वो उसके मन में छाप हो जाती है। वो किस चीज को कैच कर लेता है ये हमें पता ही नहीं चलता। हम उसको एक कोई मूवी दिखा रहे हैं, हम उसको कोई कविता पढ़ा रहे हैं, उसमें कौन सी शब्दावली वो कैच कर लेगा ये हमें पता ही नहीं होता। इसलिए जो हम साहित्य लिख रहे हैं, जो भी हम अपनी लैंग्वेज लिख रहे हैं या दिखा रहे हैं, उसका बच्चों के मन पर एक अलग ही असर पड़ता है। पिछले दशकों की बात करें तो बाल पत्रिकाओं में वानर पत्रिका, चंदा मामा, चुन्नू मुन्नू, चंपक, नंदन, बालहंस, जो भी सुरेंद्र सर ने भी बात की है, ये वो पत्रिकाएं जिनसे हमें मॉरल वैल्यूज मिलती थी, और हम हिस्ट्री के बारे में जानते थे, हमारी संस्कृति से परिचित होते थे। मुझे याद है मैं दूरदर्शन पे पंचतंत्र की कहानियां देखा करती थी। वो एक चिड़ियों की कहानी आती थी, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, बड़ा अच्छा लगता था। वो लगता था कि हाँ, अनेकता में एकता। अभी कोरोना टाइम में वापस से वो कुछ चीजें शुरू हुई, तो बच्चा जब उसको देखता था रेडियो पे, जैसा भानावत सर ने कहा कि मुकुल कार्यक्रम आता था, मैंने खुद ने आकाशवाणी के युवाणी कार्यक्रम में भागीदारिता निभाई थी। तो वहां पे बच्चों से रिलेटेड कई न्यूज होती थी, कई चीजें होती थी, जो लगता था कि हाँ ये जानकारी बच्चों को मिल रही है। अब बात कर रहे हैं हम आज के सिनेरियो की। आज क्या हम दे रहे हैं, क्या परोस क्या रहे हैं बच्चों को? आज बच्चा कार्टून देख रहा है, जिसमें बच्चा डोरेमोन, शिन चैन, प्यार मोहब्बत, हैप्पी लकी, ऐसे कार्टून सीरियल्स आ रहे हैं जिनके थ्रू वो उसको कैच कर रहा है। अब बच्चे की शब्दावली आप देखिए, इन कार्टून कैरेक्टर्स की शब्दावली आप देखिए, ये बड़ों को कॉपी करने की कोशिश की जाती है। जो बड़े शाहरुख, मतलब जो फिल्मों में कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स को कॉपी करने की कोशिश की जाती है। उन कैरेक्टर्स को कॉपी करने की कोशिश में वो शब्दावली बिगड़ रही है, और जो बच्चा उसको कैच कर रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बच्चे का मन बड़ा मासूम होता है, एक प्योर व्हाइट बोर्ड की तरह होता है। व्हाइट बोर्ड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहां पे कोई भी काला धब्बा होता है वो इजीली हमें नजर आता है। तो बच्चे का मन उस व्हाइट बोर्ड की तरह होता है। जिस भी तरह की शब्दावली हम यूज कर रहे हैं वो बच्चे के मन पे आ जाती है, और वो कार्टून कैरेक्टर्स के जरिए बच्चा जो मॉरल वैल्यू जो सिखाने की कोशिश कर रहा है, एंड में वो बच्चा नहीं सीख रहा। बच्चा अट्रैक्ट हो रहा है उसके ड्रामेटाइजेशन से, बच्चा अट्रैक्ट हो रहा है उसकी शब्दावली से। तो मैं वहां पर मुझे लगता है कि क्यों नहीं बच्चे को हम एक अच्छा साहित्य परोस पा रहे हैं। 130 करोड़ की आबादी वाले हम
सिर्फ बड़ों पर ही फोकस होकर रह गए हैं। आज रंगमंच की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मैं रंगमंच से हूँ और मैंने रंगमंच में बच्चों को देखा है, समझा है। जब मैं उनको देखती हूँ, हर तबके के बच्चों को देखती हूँ, उनकी भाषा आप देखिए, वो बड़ों की भाषा बोलते हैं, उनमें वो प्योरिटी खत्म हो गई है। कारण कि हम सीरियल्स जो देख रहे हैं वो सारे वैसे ही देख रहे हैं। क्यों नहीं हम बच्चों को सीरियल्स की जगह रंगमंच की तरफ अट्रैक्ट करते हैं? क्यों नहीं हम पंचतंत्र की कहानियों की तरफ अट्रैक्ट करें? रंगमंच की जब हम बात करते हैं, रंगमंच हमेशा हमेशा से माना जाता रहा है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। जब बच्चा रंगमंच करता है तो कई क्वालिटीज उसमें ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती हैं, खुद से पैदा हो जाती है, क्योंकि रंगमंच जो विधा है वो बहुत ज्यादा एक बिग लेवलर का काम करता है, जहां पर बच्चा हर तबके के बच्चों के साथ में घुलना मिलना सीख रहा है। वो टीम लीडिंग, वो टीम कोऑर्डिनेशन सीखता है, वो लीडिंग हैबिट सीख रहा है, वो अपनी बात को एक्सप्रेस करना सीख रहा है, अंडरस्टैंडिंग सीख रहा है, उसमें इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल क्वालिटी आ रही है। वो अपनी बात फ्री एक्सप्रेशंस जिसे हम कहते हैं फ्रीली, वो वहां पर वो चीज सीख रहा है, अपने थॉट्स को बताना सीख रहा है, कल्चरली सोशली वो रिच हो रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि बाल पत्रकारिता में ये चीजें कहीं ना कहीं आनी चाहिए कि यहाँ पर पत्रकारों की भूमिका ये होती है कि वहां पे वो रंगमंच हो रहा है, वहां पे वो साहित्य हो रहा है। इस तरह की चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हम पत्रकारिता के रूप में या पत्रकारों के रूप में क्या भूमिका निभा रहे हैं, हम क्या परोस रहे हैं बच्चों के लिए कि बच्चा उससे मोटिवेट हो, प्रवोक हो। अगर कहीं पे कोई रंगमंच होता है, कहीं पे कोई कार्यशाला होती है, तो ये भूमिका बनती है कि उसकी न्यूज, उसकी एक स्टोरी आए जिससे जो बाकी पेरेंट्स हैं, जो बाकी बच्चे हैं, स्कूल्स हैं, वो उनसे मोटिवेट हो, वो उसको समझे, न्यूज को जाने, और हो सकता है कहीं ना कहीं उनके लिए वो स्वतः प्रेरणा का काम करे। तो जो रंगमंच है ये हमें समझना पड़ेगा कि रंगमंच के थ्रू बच्चे का एक सर्वांगीण विकास होता है। भले बच्चा रंगमंच में ना जाए, लेकिन वो किसी भी फील्ड में जाए, वो उस फील्ड में जाकर अपने आप को एक अच्छा इंसान, एक अच्छा लीडर बना सकता है। कोरोना की बात चल रही है, अभी कोरोना में बाकी न्यूज आनी सारी बंद हो गई है। रंगमंच पहले से ही दयनीय स्थिति में था, जिसमें बाल रंगमंच की स्थिति तो और भी बदतर रही है हमेशा से। कुछ दशकों में हमने देखा है कि चिल्ड्रन थिएटर और थिएटर इन एजुकेशन एक कॉन्सेप्ट सामने आया है, लेकिन फिर वही ले देकर स्कूल के एनुअल फंक्शन पे वो चीज खत्म हो जाती है, और न्यूज में भी एनुअल फंक्शन का नाम आ जाता है कि हाँ बस इस स्कूल ने ही एनुअल फंक्शन करवाया। लेकिन बच्चे ने क्या किया, ये बाल पत्रकारिता में अभी भी गौण है ये चीज। हमें इस पर काम करना होगा। हम कोरोना टाइम में हम क्यूरियो वर्कशॉप, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है क्यूरियो, जो बच्चों के लिए ही है। 2008 से बना हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए काम करता है, स्लम एरिया में जाकर काम करता है, स्कूल्स में जाकर काम करता है, स्कूल एजुकेशन के लिए काम करता है, टीचर्स के लिए काम करता है। हम हर साल समर्स में बच्चों की वर्कशॉप लगाते हैं। हमने कोरोना टाइम में भी ऑनलाइन मीडियम से इस वर्कशॉप को लगाया। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो बच्चे अपने फ्रेंड्स से खेल नहीं पा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ जाके, उन बच्चों ने जब क्यूरियो की वर्कशॉप के थ्रू अपनी एक्टिविटीज को, अपने थॉट्स को बाहर निकाला, तब उनमें जो चेंजेस आए वो हमें उनके पेरेंट्स ने बताया है। 25 हमें पेरेंट्स ने बताया है कि जो 20 डेज बिफोर, पहले 20 दिन पहले जो बच्चा इस तरह से रिएक्ट करता था, 20-25 दिन बाद उस बच्चे में ड्रास्टिक चेंज आया है। वो चेंज आया है कि रंगमंच के माध्यम से। तो ये प्रमोशन जरूरी है। 10 बच्चों को हम वर्बली माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चों का क्या, उनकी पब्लिसिटी कहाँ से होगी? वहां पे बाल पत्रकारिता का एक अहम भूमिका निभाई जाती है। शाश्वत हमसे अभी जुड़ा हुआ है, उसका एक मैसेज आया है, आई एम फ्रॉम क्यूरियो। शाश्वत के अपने एक्सपीरियंसेस हैं। शाश्वत जब बहुत छोटा सा आया था क्यूरियो में, इसी का उदाहरण मैं देती हूँ, इसकी एक अलग इमेज थी, इसकी एक अलग पर्सनैलिटी थी, लेकिन जब ये सामने आया है, आज इसको देखिए 5 साल बाद, 6 साल बाद, इसकी एक अलग पर्सनैलिटी निखर कर आई है। तो ये इसका जो ग्रोइंग हुई है थ्रू थिएटर, ये इसको पता है। लेकिन बाकी लोगों को ये बात कैसे पता चलेगी? ये पता चलेगी पत्रकारिता के थ्रू, प्रमोशंस के थ्रू।
हम बाकी चीजों का प्रमोशन करते हैं, क्यों नहीं हम बच्चों के साहित्य को लेकर प्रमोशन करें, उनकी गतिविधियों को लेकर प्रमोशन करें। आज बच्चा टॉप कर रहा है, उसका तो न्यूज आ जाती है और बच्चों में डिप्रेशन आ जाता है। लेकिन अगर वही बच्चा नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे साहित्य में अपनी भूमिका निभा रहा है, कल्चरली अपनी भूमिका निभा रहा है, रंगमंच के माध्यम से अपनी भूमिका निभा रहा है, तो क्यों नहीं न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी ना बने, कहीं एक छोटा सा कॉलम उस पर स्टोरी आ जाए, ताकि बाकी बच्चों को एक मोटिवेशन मिले, प्रमोशन मिले। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बाल पत्रकारिता या बाल पत्रकार की अलग ही भूमिका है। हम मार्केटिंग को लेकर बात करते हैं, पिछले कुछ दशकों में अखबार या पत्रकारों की एक अलग भूमिका होती जा रही है, उनके उद्देश्य अलग होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस उद्देश्य को समझना होगा कि पत्रकारों का उद्देश्य, उनका कर्तव्य क्या है। हम कर्तव्य विमुख होते जा रहे हैं। यहाँ पर मैं गीजू भाई का उदाहरण दूंगी कि गीजू भाई गुजरात के एजुकेशनिस्ट, एक बहुत बड़ा नाम है, लेखक रहे हैं। उन्होंने रट्टाफिकेशन जो एक शिक्षा प्रणाली थी उसको हटाया, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा उनको। आप सब लोग वाकिफ होंगे इस बात से। यहाँ पर हमारे साथ में सुरेंद्र सर हैं, विशेष सर हैं, भानावत सर, आप सब लोग उस चीज से वाकिफ होंगे कि किस तरह से उन्होंने शिक्षा प्रणाली में चेंज किया और आज वही शिक्षा प्रणाली हर स्कूल में तकरीबन चल रही है। कैसे उन्होंने डांस, लोक कथाएं, नाटक, इनके माध्यम से बच्चों को शिक्षित करना शुरू किया और वाकई में बच्चों में जो कल्पना शक्ति जागी, उनमें जो एक संस्कार जागे, संस्कृति जागी, वो एक अलग चीज थी। और आज भी हम जब हम इस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको समझाते हैं, तो एक अलग चीज जानते हैं। यहाँ पर एक प्रोवर्ब मैं कोट करना चाहूंगी। मैंने पढ़ा, मैं भूल गया, मैंने देखा, मुझे याद रहा, मैंने किया तो मैं समझा। तो जब हम किसी भी चीज को करते हैं तब हमें वो चीज समझ में आती है। और फिर मैं यहाँ पे बार बार कह रही हूँ कि ये जो चीजें हैं, जो एक्टिविटीज हो रही हैं, वो इम्प्लीमेंट तब होंगी, वो आगे तब बढ़ेंगी। ऐसी चीजें जो बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है, जो देश का आने वाला भविष्य है उनके विकास के लिए जरूरी है, उसका प्रमोशन बहुत जरूरी है। और उसके प्रमोशन के लिए महती भूमिका है हमारे मीडिया कर्मियों की, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो। रेशमा मैम ने एक मुहिम की तरह से काम किया, अभी भी कर रही हैं। मुझे पता है कि वो जहां पर भी बच्चों की कोई बात आती है, वो अग्रसर होकर आगे बढ़ती हैं। हमने कुछ प्रोग्राम्स करते हैं क्यूरियो के माध्यम से, तो मैम सामने आती हैं और अपना पूरा, वो हमें जितना उनका सहयोग मिल पाता है वो देती हैं। जब मीडिया वैलेंटाइन डे को प्रमोट कर सकती है, तो क्यों नहीं वो बाल रंगमंच, बाल साहित्य, बाल गतिविधियों को प्रमोट करती है। तो यहाँ पर बस मैं प्रियदर्शनी जी 1 सेकंड के लिए रुकूंगी, 2 मिनट में बात कंक्लूड कर लीजिए प्लीज। बस मेरा एंड में यही, मैं यहाँ पे अपनी बात खत्म कर रही हूँ कि मीडिया जब देश को प्रमोट कर सकती है, मीडिया जब बाकी चीजों को प्रमोट कर सकती है। मैं खुद मीडिया में मैंने काम किया हुआ है, एक कॉलम मैंने लिखे हुए हैं। हम बच्चों को लेकर, जो बच्चे हमारा सुदृढ़ मजबूत हमारी नींव है, उनको लेकर हम इतने दयनीय स्थिति में क्यों है, हमारी स्थिति ऐसी क्यों है कि हम उनके लिए कुछ कर ही नहीं रहे। हमारा साहित्य, इतना साहित्य एडल्ट को लेकर है, अपना साहित्य, और अगर है तो उसकी भाषा में कहीं ना कहीं वो कमी है। नाटक है लेकिन वो नाटक बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो इस चीज पर हमें विचार करना होगा, साहित्य को लेकर, और फिर वही बात प्रमोशन को लेकर विचार करना होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू सो मच कम्युनिकेशन टुडे, थैंक यू सो मच सभी मेरे वरिष्ठ जो जिनसे मैं मंच साझा कर रही हूँ। थैंक यू सो मच भानावत सर। थैंक यू प्रियदर्शनी जी, बहुत आपने प्रभावी तरीके से बच्चों के दिल की बात को रखा, बताया कि किस तरह से एक कोमल मन चीजों से प्रभावित होता है, और उस और ध्यान रखते हुए ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि क्या हम उसके बच्चे के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत प्रभावी वक्तव्य आपका। साथ ही आपने बताया कि शाश्वत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऑब्जर्वेशंस के राउंड में शाश्वत जी से जरूर बातचीत होगी। मैं भी स्क्रीन पर उस छोटे से बच्चे का चेहरा देख पा रही हूँ।
और एक मन में था भाव कि बात की जाए, किंतु समय को ध्यान में रखते हुए हम इसे अंत में जरूर लेंगे। और साथ ही आपने रेशमा जी जिस तरह से आपने बात की कि सिर्फ बच्चों का ही नहीं, प्रोत्साहन यदि बड़ों का हो, किसी का भी हो, वो एक ऐसी प्रभावी चीज होती है जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति हो अपने क्षेत्र में और बेहतर करने का प्रयास करता है। और बहुत सारी जगहों पर ये बात सच है, ठीक है आपने कहा बाल पत्रकारिता को और सुदृढ़ होने की जरूरत है, किंतु फिर भी ये काम कर रहा है सकारात्मक तरह से। यहाँ पर साझा करना चाहूंगी, मेरा पुत्र जो कि 17 वर्ष का है, उसने एक नॉवल उपन्यास लिखा और मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों ने उसे इस तरह से वेलकम किया है, स्वागत किया है कि अनडाउटेडली वो जो आपका एक स्टेटमेंट था कि अप्रिसिएशन इज मस्ट, so that has really worked for my son and he is in the way like to proceed further with the second one. So thanks to social media and the media professionals, plus to the same that you're talking about, children journalism. So it was a wonderful speech by you. Thank you so much Priyadarshini ji. अब मैं अभिनंदन करना चाहूंगी रेशमा खान जी का, जो कि हमारे चैट बॉक्स पे भी एक्टिव हैं। और आपने तो शुरुआत ही अप्रिसिएशन से की है, बहुत ही खूबसूरत आपका व्यक्तित्व झलक कर आ रहा है। पिछले 32 वर्षों से रेडियो प्रसारण से जुड़ी रेशमा खान जी आज हमारे साथ हैं। रेशमा जी का आकाशवाणी के लाइव ब्रॉडकास्ट में विशेष अनुभव है। अनेक वीआईपीज और सेलिब्रिटीज को आप आकाशवाणी के लिए इंटरव्यू कर चुकी हैं। आपके कार्यक्रमों का प्रमुख थीम विभिन्न प्रकार के सामाजिक मुद्दे रहे हैं। प्रख्यात नृत्यांगना गुलाबों पर बनाई गई आपकी डॉक्यूमेंट्री का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसारण हुआ है। आप वर्तमान में आकाशवाणी की बी हाई ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। अंग्रेजी और इतिहास विषयों में आपने अपनी मास्टर्स उपाधि प्राप्त की है तथा पत्रकारिता एवं जनसंचार में बैचलर डिग्री भी आप प्राप्त कर चुकी हैं। स्टोरी टेलर और एंकर के रूप में रेशमा खान जी ने अपनी विशेष पहचान बनाई है। यूनिसेफ की ओर से आयोजित अनेक कार्यशालाओं में जो गर्ल चाइल्ड से लेकर के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर केंद्रित थी, उसमें भी अपनी सहभागिता दर्ज की है। बच्चों के लिए बीबीसी की ओर से आयोजित कार्यशाला में भी आपने प्रतिभाग किया है। आकाशवाणी से बच्चों के लिए प्रसारित लोकप्रिय कार्यक्रम मुकुल का संचालन आपने लगभग आपने 2 दशकों तक किया है। अनेक संस्थानों द्वारा आप समय समय पर पुरस्कृत व सम्मानित भी होती रही हैं। हर्ष का विषय है कि आप हमारे साथ इस मंच पर जुड़ी हुई हैं। अभिनंदन करती हूँ रेशमा खान जी का। रेशमा जी माइक अनम्यूट करिए। रेशमा जी आप सुन पा रही हैं? रेशमा जी? हेलो, ठीक है जी, यस मैम, यस। थैंक यू सो मच डॉक्टर उषा साहनी एंड संजीव सर, आपको सादर नमस्कार, और सुरेंद्र जी को और गुप्ता जी को और प्रियदर्शनी को, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैम कैन वी सी योर वीडियो? योर वीडियो इज नॉट वर्किंग। ओह व्हाई? इट्स ऑन। या थैंक यू मैम। अभी ठीक है? नाउ इट्स वर्किंग। ओके। यस मैम। सभी को नमस्कार। और मैं घड़ी में इस वक्त समय देख रही हूँ 11:51। तो ठीक 12:01 पर मैं अपना वक्तव्य वाइंड अप कर दूंगी। ओके, तो डॉक्टर साहनी आपको मौका नहीं दूंगी मुझे टोकने का। एनीवेज, आकाशवाणी का माफ कीजिएगा मैम, मेरा नहीं मैं समझ सकती हूँ, आप मॉडरेटर हैं, आप आज हमारी वाचन की लगाम आपके हाथ में है। सो यू गो अहेड विद योर जॉब। एनीवेज, मैं आपको सभी को बताना चाहूंगी कि जैसे कि बताया गया कि आकाशवाणी जो मेरा पहला प्यार रेडियो, मैं खुद जब बच्चा होकर इतना रेडियो सुनती थी, तो जाहिर सी बात है रेडियो में आने के बाद तमन्ना यही थी कि मुझे किसी तरह से मुकुल कार्यक्रम मिल जाए और मैं बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। और कुछ ऐसा हुआ कि शादी के बाद 9 साल तक मुझे मातृ सुख नहीं मिला, और तब मेरी जो डायरेक्टर थी अपर्णा वैश मैडम, उनको लगा कि रेशमा से अच्छा
मतलब मैं हमेशा से बहुत बबली और लाइवली और बच्चों के साथ बहुत जल्दी मिक्सअप होने वाली थी, लेकिन खुद ही इस सुख से वंचित थी। तो उनको लगा कि अगर वो मुझे मुकुल कार्यक्रम देगी तो मैं उस प्रोग्राम के साथ पूरा न्याय कर पाऊंगी और शायद मेरा अंदर का ममत्व कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ बढ़ जाएगा। तो वो उनका सोच, प्यारा सा सोच, और वो उनकी जो फोरसाइटेडनेस थी, उसने इतना काम किया कि जब मैंने मुकुल कार्यक्रम मुझे मिला तो उसमें मैंने एकदम, चूंकि बहुत विजन तो था ही, क्योंकि स्कूल और कॉलेज डेज में ही बहुत कुछ करते थे, प्लेस करते थे, डिबेट करते थे, तो वही अपना एक्सपीरियंस मैंने रेडियो में काम में लिया। और सबसे पहले तो हमने शुरू किया लाइव कॉन्सर्ट्स का प्रोग्राम। हमने बच्चों को मंच दिया बाल अभिव्यक्ति का। नन्हे मन्ने बच्चे कांपते, संकोच करते हुए मंच पर आते, लेकिन जब तक वो जो फाइनल डी डे आता उनकी परफॉर्मेंस का, तब हम देखते कि उन बच्चों में कितना कॉन्फिडेंस आ गया है। आकाशवाणी का जो माइक है, स्टूडियो का जो माइक है, उसी में जादू है। जब बच्चे उस माइक के सामने बैठते हैं तो स्वतः ही उनके अंदर न जाने कहां से इतना पावर आ जाता है कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो सबसे पहला प्रयोग तो आकाशवाणी जो सालों साल से करता आया है, वो बच्चों को आकाशवाणी केंद्र के स्टूडियो तक खींचने का करता है। और जब आकाशवाणी के स्टूडियो में पहले मुकुल प्रोग्राम या फिर किलकारी या फिर नन्हे बोल, जैसे कि संजीव भानावत सर ने आपको विभिन्न नाम बताए, नए नए नामों से इस प्रोग्राम को हम करते आए हैं। तो जब वो जमाने में जब मैंने ज्वाइन किया तो ये प्रोग्राम लाइव होता था, और आप सोच सकते हैं कि लाइव में हम बच्चों के साथ इतना ब्यूटीफुल इंटरेक्शन करते थे, और बच्चे क्या हाजिर जवाबी, क्या बढ़िया परफॉर्म करते थे, और किस तरह से हम उनसे कुछ भी पूछ लेते थे और बच्चे हमें उसका जवाब ऑन एयर दे देते थे। बस एक बार पटना में कोई केस हो गया, एक बच्चे ने हमारे तब के जो प्रधानमंत्री थे उनके लिए कुछ बोल दिया, और बेचारे उन टैक्स को भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। और तब से फिर मुकुल प्रोग्राम यानी बच्चों का कोई भी कार्यक्रम लाइव नहीं किया जाता, अब हम उसको रिकॉर्डेड ही करते हैं। और मुझे लगता है अच्छा ही करते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों को अगर माइक दे दिया जाए तो वो तो सच ही बोलेंगे। और हमको थोड़ा सा, चूंकि हम गवर्नमेंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमें शाइस्ती को बरकरार रखना है। अगर बच्चे कुछ कह भी रहे हैं, स्पष्ट कहना भी चाह रहे हैं, सच बोलना भी चाह रहे हैं, तो थोड़ा लपेटेदार भाषा में, लेकिन बच्चों को इतना कैलकुलेट करना, इतना सब हम नहीं सिखाना चाहते। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि रिकॉर्डिंग करें बच्चों की, और उसमें हम उनको, बच्चों को हमारी आकाशवाणी की जो शाइस्ती है, आकाशवाणी में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। पत्रकारिता की बात करें तो बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि किसी का मजाक बनाना आपकी कला नहीं है, किसी को गुदगुदा देना आपकी कला है, अपने जवाब से किसी को खुश कर देना आपकी कला है। तो जब बच्चों को हम थोड़ी ब्रीफिंग दे के स्टूडियो में ले जाते हैं तो देखिए बच्चे क्या कमाल करते हैं। तो इतने प्रोग्राम किए, लेकिन एक प्रोग्राम का जिक्र करना चाहूंगी जिसमें 1955 में फिल्म स्टार असरानी जी बच्चों का प्रोग्राम करते थे, और उनको चौंच का कैरेक्टर दिया हुआ था, तो वो काफी पॉपुलर हुआ करता था। तो असरानी जी को हमने यही बात याद दिलाते हुए आकाशवाणी में आमंत्रित किया कि अब इतने सालों बाद आप फिर आइए ना आकाशवाणी, और फिर आप बच्चों के जवाब दीजिए। बच्चों की जिज्ञासा है, वो आप जैसे लोगों से मिलना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो हमने 3 स्टार्स को बुलाया, जिसमें मुख्यतः असरानी जी आए, और साथ में पंडित विश्व मोहन भट्ट, शास्त्रीय संगीत और मोहन वीणा के प्रसिद्ध कलाकार, और उस जमाने में बाल विकास मंत्री हुआ करती थी ज़किया इनाम। इन तीनों को हमने मंच पर बिठा दिया, और कुछ चयनित बच्चों को कौन बनेगा प्रश्न सम्राट करके हमने सीरीज चलाई। तो जो 3 बच्चे हमने सिलेक्ट किए जो उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उन तीनों हस्तियों से, तो आपको मैं बताऊं कि एक बच्चे ने पंडित विश्व मोहन भट्ट से पूछा कि साहब आप शास्त्रीय संगीत में मोहन वीणा बजाते हैं सर, तो क्या आपके पड़ोसी कभी आपसे खफा नहीं होते? क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे भी पड़ोसी होते हैं जिन्हें गाने बजाने से एलर्जी होती है। तो इतना सारे माहौल में हंसी हो गई, और पंडित विश्व मोहन भट्ट जी ने उस बच्चे का इतना प्यारा जवाब दिया कि हाँ बेटा ऐसा हुआ, मुझे 2 बार अपना घर बदलना पड़ा क्योंकि मेरे पड़ोसी मेरे गाने बजाने से बहुत पीड़ित थे। लेकिन फिर जब उनको समझ में आया और फिर मैं एक के बाद एक अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगा, तो आज वो इस बात के लिए माफी भी मांगते हैं कि उन्होंने कितने बड़े कलाकार को गाने और बजाने से मना किया। तो ऐसे बहुत से संस्मरण। और फिर उसी में बच्चों ने फरमाइश कर डाली कि असरानी जी हमने आपकी शोले नहीं देखी, मम्मी पापा कहते हैं बहुत साल पहले आई थी, बहुत हिट हुई थी, और वो अलग बात है कि शोले फिर से आई और बच्चों को देखने का मौका मिला। तो आप हमें बताइए, लोग कहते हैं कि आपने अंग्रेजों के जमाने का जेलर का रोल बहुत अच्छा किया था,
तो असरानी जी ने उसी वक्त मंच पर अंग्रेजों के जमाने का जो जेलर है उसकी एक्टिंग करके बताई और पूरा वातावरण इतना खूबसूरत बन पड़ा और बच्चे इतना गुदगुदाए। इसमें हमने तकरीबन 25 स्कूली बच्चों को आमंत्रित किया था। तो आप सोच सकते हैं कि जयपुर में एक हलचल मच गई, एक धामा सा मच गया कि अरे वाह क्या कमाल और क्या धमाल आकाशवाणी के प्रांगण में हो गया। तो वो एक बहुत यादगार प्रोग्राम है जिसकी बात मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे लगता है कि समय के साथ हमें बदलना चाहिए। जैसे तो मैं पराग और नंदन पढ़कर बड़ी हुई, मैं आज तक उस चीकू को नहीं भूल पाती, उसके 2 दांत आगे निकले हुए नहीं भूल पाती। और चूंकि मेरा भी थोड़ा सा ओरल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था तो मुझे बहुत से लोग बचपन में चीकू भी कहते थे। तो हम कितने कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते थे इन कैरेक्टर्स से। तो बहुत मजे की बात हुआ करती थी। उन पत्रिकाओं को पढ़ने का एक अलग मजा हुआ करता था। लेकिन चलिए उनसे नाता टूटा, लेकिन रेडियो में आ गए। रेडियो में कुछ और ज्यादा इनोवेटिव करने का मौका मिला। फिर एक बार हमें मंच मिला और हमने प्रसिद्ध नाटककार और निर्देशक नंदलाल शर्मा जी, जो हमारे आकाशवाणी के बहुत ही हाई प्रोफाइल आर्टिस्ट और पूरे जग में जाने माने, उनके साथ मुझे एंकरिंग करने का मौका मिला। तो वो तो बहुत पहुंचे हुए थे, तो मैं उनके साथ खड़ी, तब मैं मात्र 22 साल की रही होगी, कब कपा रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतने बड़े कलाकार, इतना सुना था उनका नाम, मैं उनके साथ कैसे बोलूंगी। लेकिन शायद कहीं वो मेरे अंदर का बचपन था जो उस वक्त फूट गया स्टेज पर, और मैंने बराबर से उनकी हर बात का जवाब दिया और मुझे इसके लिए बहुत प्रशंसा मिली। तो कुल मिला के एंकरिंग करना मेरा आज भी शौक है। मुझे 17 बच्चों के साथ बिठा दीजिए, मैं 2 घंटे तक लगातार उनके साथ प्रोग्राम कर सकती हूँ। ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ और बच्चों को ना वाइब्स मिलती है एंकर से। अगर एंकर सचमुच बच्चों के अंदर इन्वॉल्व होता है तो बच्चे स्वतः ही खुल जाते हैं, परत दर परत अपनी बात को वो बहुत अच्छे से अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो पहला तो बच्चों रेडियो पत्रकारिता की अगर बात करूं तो जो भी एंकर है उसको एक कनेक्ट करना होता है अपने आप को बच्चों से, तभी वो अच्छा कर पाता है। और हमारे आकाशवाणी में न जाने कितने एंकर्स कैजुअल बेसिस पर भी, परमानेंट बेसिस पर भी बहुत कमाल और धमाल बच्चों के साथ करते आए हैं। अभी हुआ कोरोना और बच्चे हो गए मायूस, क्योंकि स्कूल भी बंद, सिनेमा भी बंद, मॉल्स बंद, क्या करें क्या ना करें। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि आकाशवाणी एक ऐसी संस्था है जिससे बहुत सी ऐसी संस्थाएं जुड़ना चाहती थी और प्रोग्राम करना चाहती थी और बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। संयोग से मैं तब कार्यक्रम प्रमुख थी आकाशवाणी की, तो हमने शिक्षावाणी और बालवाणी 2 कार्यक्रम बच्चों के लिए शुरू किए। शिक्षावाणी में तो हम बच्चों को घर बैठे मीना की कहानी, जो यूनिसेफ ने बहुत अच्छी सीरीज शुरू की थी जो स्वच्छता पर आधारित थी, तो वो तो सीख की बातें, यूनिसेफ की तरफ से कंट्रीब्यूशन मिलता था। शिक्षा विभाग जो है, राजस्थान शिक्षा विभाग, जो हमारे माननीय गोविंद डोटासरा की पहल थी कि वो चाहते थे कि आकाशवाणी से एक ऐसा प्रोग्राम जाए जिसमें बच्चे शिक्षा घर बैठे भी प्राप्त कर पाए। तो फिर उनके करिकुलम की भी बात होती थी। तो बच्चे घर में बैठे बैठे और हमारी न्यूज ऑन AIR को लोड करके गांव गांव ढाणी ढाणी, तो आकाशवाणी वैसे भी आप जानते हैं एशिया का सबसे लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है और इतना नेटवर्क शायद ही कहीं किसी चैनल का होता है जितना आकाशवाणी का है। तो यूं तो हम गांव गांव ढाडी ढाडी वैसे ही पहुंच जाते हैं, लेकिन इस ऐप ने मुमकिन कर दिया हर बच्चे के लिए आकाशवाणी का शिक्षावाणी कार्यक्रम सुनने को। फिर आए हमारे पास न्याय विधिकरण के अशोक जैन साहब। उन्होंने कहा कि रेशमा जी एक ऐसा प्रोग्राम शुरू कीजिए जिससे बच्चों को हम घर बैठे ये बता सकें कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू हुआ जिसमें हमने बच्चों को बैड टच, गुड टच, बच्चों से जुड़े कानून, जो बच्चों को अपने हुकूक के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो भोले हैं। जैसे कि प्रियदर्शनी कह रही थी, वो तो मिट्टी की तरह है, हम जैसा चाहे वैसा उनको शेप कर सकते हैं, उनको आकार दे सकते हैं। तो बच्चों के प्रोग्राम्स का हमारी कोशिश यही है कि हम ऐसा आकार दें कि वो अपने सपने साकार कर सकें। और तभी हमने एक सीरीज भी शुरू की कि कैसे करें, कैसे दें अपने सपनों को आकार और करें साकार। तो उसमें बच्चे अपने सपने शेयर करते हैं। आप देखिए कि आज बच्चा कल्पना की दुनिया से बहुत दूर है, क्योंकि उसे कल्पना करने से पहले तो गूगल पे सब जानकारी मिल जाती है। तो बच्चे, मेरे ही बच्चों को मैं कहती हूँ कि बेटा किताबें पढ़ो, लेकिन वो तो गूगल पे ही सब कुछ पूछ लेते हैं। तो किताबें जो नहीं पढ़ रहे हैं, वो जो इम्बाइब नहीं हो रहा माइंड में, जो आप हम सबके माइंड में उस जमाने का पढ़ा हुआ साहित्य, उस जमाने पे में पढ़ी गई लघु कथाएं हमें अब तक याद हैं, हमें अभी तक अपनी कविताएं याद हैं जो हमने कंठस्थ कर रखी थी। आज बच्चों से पूछो, वो आज कविता याद करते हैं, 2 दिन बाद वो भूल जाते हैं। तो वो इस तरह का जो बच्चों का आजकल डेवलपमेंट है,
तो जाहिर सी बात है आकाशवाणी ने भी अपने फॉर्मेट्स में चेंज किया, क्योंकि बच्चे अब बहुत ज्यादा साहित्यिक बातें, बहुत ज्यादा कोर और सॉलिड नॉलेज नहीं चाहते, वो एंटरटेनमेंट के साथ नॉलेज चाहते हैं। तो हमने बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने रिकॉर्ड किए और उनको बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां ऐसी फ्रेंडली तरीके से उनके साथ शेयर की। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो बालवाड़ी में हम कर रहे हैं, ये हमारा बहुत सुपरविट कॉन्सेप्ट रहा। और मुझे लगता है कि आकाशवाणी आज अपने चरमोत्कर्ष पर बच्चों के प्रोग्राम्स में होना चाहिए, और हमारे गवर्नर साहब, राज्यपाल साहब और सभी लोग इन कार्यक्रमों से जुड़े और बच्चों के लिए उन्होंने बहुत गहरी पार्टिसिपेशन करके उन बच्चों को बहुत ज्ञान विज्ञान दिया। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सभी बच्चे, चाहे वो किसी भी स्टेज में हों, क्योंकि 14 से लेकर 18 तक भी आप बच्चे ही हैं, तो आप हमारा युवावाणी प्रोग्राम और हमारा बच्चों के प्रोग्राम सुनिए बालवाणी, जिनका प्रसारण न्यूज ऑन एआईआर पे भी होता है, गाड़ियों में भी सुनिए, रेडियो सेट का बहाना ना लगाइए, अब तो मोबाइल पे भी सुन सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ है कहने को, लेकिन समय की सुई शायद 1 मिनट ज्यादा हो गई है। उससे पहले कि डॉक्टर उषा कहें, रेशमा जी प्लीज वाइट अप कीजिए, मैं अपना उद्बोधन यही समाप्त करना चाहूंगी और ये उम्मीद करती हूँ कि हम आकाशवाणी से बच्चों के इस प्रसारण को सफलतापूर्वक इसी तरह करते रहेंगे। बहुत ही रोचक विषय। संजीव भानावत सर को बहुत शुक्रिया, आप ही के बनाए हुए बच्चे हैं। आज आप ही ने जो हमें मार्ग दिखाया था इतने साल पहले, उस पर चढ़ते चढ़ते आज हम कहीं थोड़ा बहुत हासिल कर पाए हैं, और आशा करते हैं और आपको उम्मीद दिखाते हैं कि आगे भी हम बच्चों के लिए इसी तरह काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच all of you for giving me a patient listening. Thank you so much, Reshma ma'am. It was a wonderful talk delivered by you. A little feeling of being a villain came into my heart the moment you said that, Usha ji, say that you need to stop your speech. It was not like that, ma'am. No. Basically, we are looking forward for, all these participants to also be, active here. आज आपका रोल सबसे डिफिकल्ट है, विलेन का रोल नहीं है, सबसे डिफिकल्ट रोल दे दिया आपको भागवत सर ने। किसी को चुप कराना और किसी हम जैसे बोलने वालों, इट्स अ टफ जॉब, है ना? So thank you very much. Ma'am, actually, you're welcome, ma'am. You're welcome, ma'am. Just a moment. I need to switch off one of the audio which is on. Probably that's why it is echoing. Yeah. Okay. Thank you so much, ma'am. Basically, because this topic is so relevant and so engrossing that we are looking forward for the kids to also participate and the participants as well to share their views. And the initial speech that was delivered by Vikramji, he talked about many facts here, which was taken a step ahead by Priyadarshini ji, and she talked about how soft the heart of children usually are. And one more step ahead, Reshma ji took the same topic. By talking about that how effectively the Akashvani is working to promote the children and the feeling of motherhood that you shared here, how properly and beautifully you can mingle with the kids, which is very important, because if you give them a strong platform, definitely they can come out with their feelings in truth selves. Also the positive point that you discussed here, that it is not at all welcomed that these children should be taught how to manipulate things, which is marvelous. Superb, ma'am. In the same series here, I would like to welcome now Dr. Vishesh Gupta. As you said that motherhood, thing, I could feel that same feeling within men also, because on one request of mine, एक बार एक आवेदन, सिर्फ एक निवेदन मैंने प्रोफेसर गुप्ता जी से किया था अपने बेटे के नॉवल के लिए फॉरवर्ड लिखने के लिए, और इतने व्यस्त होने के बावजूद उन्होंने एक फोन कॉल पर स्वीकृति दी और फॉरवर्ड लिखा। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चों का वाकई में इस तरह से बहुत अच्छी तरीके से प्रोत्साहन होता है, और इसका असर मैंने अपने बेटे के ऊपर देखा।
So, being mothers, we can really understand that how important is to promote and appreciate kids, and plus to that, everybody needs that appreciation. So now I would like to talk about Professor Vishesh Gupta. आप उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। शिक्षा और प्रशासन में आपका लंबा अनुभव रहा है। आप एमएच स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरादाबाद के प्राचार्य भी रहे हैं। 4 दशकों से उच्च शिक्षा से आपका जुड़ाव है। लगभग 3000 से अधिक लेख देश के विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। लगभग 300 से अधिक आलेख बच्चों की स्थिति और उनकी समस्याओं पर केंद्रित आपने लिखे हैं। देश विदेश के विभिन्न अकादमिक जर्नल्स आपके अनेक शोध आलेख प्रकाशित कर चुके हैं। मुरादाबाद जनपद में 6 वर्ष तक आप बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। देश विदेश में आपने अनेक यात्राएं की हैं। टीवी पर अनेक विमर्शों में आपकी उपस्थिति लगातार बनी रहती है। इसके अतिरिक्त एमजेपी रोहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में आप राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश शासन में विशेष कार्य अधिकारी राज्य संपर्क अधिकारी के रूप में भी आपने विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित की हैं। आपके निर्देशन में 15 विद्यार्थी पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। आपका मूल विषय है समाजशास्त्र और आपकी विशेषज्ञता का क्षेत्र शिक्षा का समाजशास्त्र, अवकाश समाजशास्त्र और बाल विकास है। आपका अभिनंदन करती हूँ डॉक्टर विशेष गुप्ता जी। माइक अनम्यूट करिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कुशल संचालिका, साहित्यकार, सेतु निर्माणिका, कितने कितने अलंकार से आपको कहूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। हमारी डॉक्टर उषा साहनी जी, आज के इस कम्युनिकेशन टुडे के नवी वेबिनार के प्रेरणा स्रोत स्तंभ पत्रकारिता के हमारे अग्रज आदरणीय प्रोफेसर संजीव भानावत जी, हिंदी के विद्वान प्रोफेसर सुरेंद्र विक्रम सिंह जी, यहाँ इस वेबिनार में उपस्थित आदरणीय मिसेस मिश्रा, हमारी जिनका अभी उद्बोधन हमने सुना, रेशमा खान जी, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की पूरी टीम, और इस वेबिनार को जो भी वर्चुअल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबका आभार और अभिनंदन। आप सभी विद्वानों को बहुत नजदीक से सुना, मंथन किया और तमाम बिंदु जो आपने इस वेबिनार में रखे हैं, मैं सबको बधाई देता हूं, इसलिए क्योंकि आपने एक ऐसे पक्ष को जो अनटच्ड है, जो लिटिल एक्सप्लोर्ड है, लिटिल स्टडीड है, जिस पर बहुत कम बातचीत समाज में भले ही होती हो, लेकिन व्यवहारिक तौर पर इसके परिणाम बहुत कम देखने को मिलते हैं। जो भी साहित्य रचा गया, मैं भी एक गांव का रहने वाला था, भाई मेरे चूंकि बाहर मेरठ कॉलेज मेरठ में पढ़ते थे, 65 की बात है, तो मेरे घर पर समाचार पत्र भी आते थे, डिक्शनरी भी थी, और बहुत दूर कम से कम 40-50 किलोमीटर से अगले दिन तक मैगजीन्स पहुंचती थी, समाचार पहुंचते थे, चाहे वो बाल पत्रिकाओं में, चाहे चंदा मामा हो, पंचतंत्र की कहानियां हो, चंपक हो, नंदन हो, ये तमाम को नजदीक से जानने, समझने और पढ़ने का मौका मिला था जब मैं हाई स्कूल और या 9th-10th में था। अभी सुन विक्रम जी ने कहा कि 172 बाल पत्रिकाएं निकलती थी, जिनमें से 100 के लगभग 125 बंद हो गई हैं। आज 35-40 के लगभग मैगजीन्स निकलती। हम उस परिदृश्य को समझने की आवश्यकता है जहां आज संघर्ष है फेस टू फेस सोसाइटी और वर्चुअल सोसाइटी में। देखना यह है कि साहित्य से जुड़ी संवेदनाएं या उसका सृजन बालक के चारों तरफ के माहौल से जन्म लेता है। जरा कैलकुलेट करें, इसकी गणना करें कि वर्तमान का माहौल क्या है। हमने अभी साहित्य की चर्चा की, मैगजीन्स की चर्चा की, साहित्य रचा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पढ़ा कितना जा रहा है, गुना कितना जा रहा है, व्यवहार में कितना उतारा जा रहा है, इसको देखने और समझने की आवश्यकता है।
परिदृश्य को अगर समाज के देखें, जैसा मेरा अल्प ज्ञान है समाजशास्त्र को 30-40 साल पढ़ा और जिया भी, और समाज में बहुत बड़ी पोथियां तो नहीं लिख पाया ग्रंथ में, लेकिन जो कुछ भी प्रैक्टिकल लेवल पर देखा सुना उसी की चर्चा 2-4 बातों में आपको करूंगा। हिंदुस्तान का जो इथोस है वो कम्युनिटी ओरिएंटेड है, इस बात को हम नकार नहीं सकते। हमारे संयुक्त परिवार, हमारी चौपाल, समूह में इकट्ठा होना, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडिविजुअल ओरिएंटेड हम कभी नहीं रहे, लेकिन कम्युनिटी टूट गई। क्योंकि जब बाल साहित्य, बाल संवेदनाओं की आप बात करोगे, या बच्चे का हित खतरे में है, या बच्चे की सुनवाई नहीं हो रही, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बच्चा किन माहौल में जन्म ले रहा है। संयुक्त परिवार नहीं है, माँ बाप ने बच्चे को कभी नहीं पाला जॉइंट फैमिली में, माँ बाप को देवर नॉट कंसर्न्ड अबाउट। बच्चा पिटता था माँ बाप से, गुस्सा होता था, खराब बात करता था, आक्रामक होता था, लेकिन दादा दादी की गोद में छुप जाने के बाद सभी चीजें न्यूट्रलाइज हो जाती थी और एक बैलेंस पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, संतुलित व्यक्तित्व उभर जाता था। अब जॉइंट फैमिली से हम टूटे तो न्यूक्लियर बने, छोटे हो गए, 30-40 आदमियों से हम केवल 3-4 में रह गए, 3-4 में भी माँ बाप रह गए, केवल बच्चों की शादी हुई, उनके परिवार अलग बस गए। वर्तमान में एटोमिस्टिक फैमिली है, आणविक परिवार है, जिसमें हर बच्चे की, हर महिला की, हर पुरुष की सेपरेट और इंडिविजुअल आइडेंटिटी। राइट्स की बात तभी होती है जब हम इंडिविजुअल बनते हैं। वुमेन राइट्स की बात कभी कभी वैदिक काल में कहाँ हुई, जब हम धर्म पत्नी और धर्म सहचारने की बात करते थे, तो कहाँ महिला अधिकारों की बात करती थी। उसका समाहित व्यक्तित्व था फैमिली कम्युनिटी के साथ। बच्चा अलग हुआ और बच्चा क्योंकि आंदोलन नहीं कर सकता, उसका कोई समूह नहीं है, उसका कोई ग्रुप नहीं है, उसका कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, इसलिए उसकी सुनवाई भी नहीं। तो जब उसकी सुनवाई नहीं है तो उसकी भावनाएं, संवेदनाएं, उसका बचपन इंजर्ड अवस्था में। माँ की स्थिति देखिए, कितनी माँ है जो सीने से लगकर उसको फीड कराती है। माँ का प्रेम और वात्सल्य जब वो फीड करता है, दुनिया की कोई भी संस्था उसको प्रेम, स्नेह और वात्सल्य नहीं दे सकती। क्या माएँ इस स्थिति में है? क्या मैं बाल कल्याण समिति में था, अभी भी हूं, वर्तमान में तमाम सर्विस सेक्टर की महिलाएं आती हैं, तेरे बच्चा गोद दिला दो। मैंने कहा क्यों, जन्म नहीं हो सकता क्या बच्चे का? मेडिकल रिपोर्ट लाइए अपनी तो बात करें। क्योंकि नहीं नहीं सर, वो मुश्किल काम है, और अब चूंकि नौकरी का मामला है, इसलिए 9 महीने बच्चे को जन्म देना अपने बस का काम नहीं है, इसलिए बच्चा को अडॉप्ट करा दो तो हम बच्चे को पाल लेंगे। ये नए सर्विस सेक्टर की स्थिति है। बच्चे का सामाजिकरण दोषपूर्ण हो रहा है, क्योंकि बच्चे की पर्सनालिटी को जब आप गॉज करते हो, गिनते हो, मापते हो, तो आप फैमिली देखते हो, आप स्कूल देखते हो, आप उसका पीयर ग्रुप देखते हो। देयर आर 3 डायमेंशन, 3 इंस्टीट्यूशंस उसकी पर्सनालिटी को विकसित करने के लिए। फैमिली टूटन की अवस्था में है, किसी को फुर्सत नहीं है, उसको स्कूल चाहिए बढ़िया, फीस चाहे जितनी ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को IAS IPS बना दे किसी तरीके से, बाकी से कोई ताल्लुक नहीं। कोविड में आपने देखा होगा कि हमें फुर्सत ही नहीं थी अभी तक बात करने की, अब मौका मिला है बच्चों से बात करने का। पड़ोस के 99 पता है उस बात को कि पड़ोस के 99 आए और मेरे बच्चे के 98% आए, मार पिटाई होगी, गाली गलौज हुई, खराब बात हुई, बच्चा घर छोड़ के भाग गया। मैं पूरे प्रदेश में जब ऑब्जर्वेशंस होम को विजिट करता हूं तो 90% बच्चे पॉक्सो के हैं, 90%। 7-7 साल के बच्चे हैं जिन पर 376 लगी है, जो ये कहते हैं कि हम तो जानते नहीं कि रेप क्या होता है, यौन दुष्कर्म क्या होता है। ये तमाम चीजें उभरती हुई हैं जो संवेदनाओं को घायल कर रही हैं। यहीं से JJ एक्ट उभरता है। 1992 में यूनाइटेड राइट्स, चिल्ड्रंस राइट्स की बात हुई थी, भारतवर्ष ने इसको लिया था, और उसके बाद 2000 में हमारा JJ एक्ट बना। उसके बाद जो नया निर्भया कांड हुआ, उसके बाद 2015-16 में उसको रिवाइज किया गया। आप देख रहे हैं सब क्या स्थिति। बाल आयोग के सामने जितनी शिकायतें 100, 150, 200 आती थी 2018 से पहले, आज की तारीख में 6 महीने में 2500-3 हजार आ जाती। उसमें से तमाम जो मेल हमारे पास आते हैं, उसमें पॉक्सो के तो आते ही हैं,
साथ ही पोर्नोग्राफी के आते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों, अभी कोविड काल में, वो चाहे एनसीपीसीआर रहा हो, एससीपीसीआर रहा हो, चाहे महिला आयोग रहा हो, सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफिक लिटरेचर और बच्चों से जुड़े हुए जितने कर्म थे वो अब किसी मैक्सिमम देखे गए। ये अंदर की रिपोर्ट है, मैंने लिखा भी, लेकिन क्योंकि अखबारों ने इसलिए नहीं छापा कि निगेटिव माहौल है कोरोना का, कहीं खराब प्रभाव ना पड़े इस बात को लेकर। बच्चे की फैमिली टूट गई है, वहां संवेदनाएं घायल अवस्था में है। स्कूल में केवल और केवल पाठ्यक्रम है। आप ये समझ लीजिए कि स्कूल में कौन सा पाठ्यक्रम नहीं है। सच नहीं है, अहिंसा नहीं है, नैतिकता नहीं है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं है। लेकिन जिसको कहते हैं 36 का आंकड़ा, मतलब एकदम विरोधी धारा। इसलिए कि पाठ्यक्रम और टीचर को जो रोल व्यवहारिक रूप से प्ले करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चला गया और पाठ्यक्रम बड़े से बड़ा होता चला गया। इसलिए बच्चों के सामने आज, पिछले दिनों, अब तो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें बहुत प्रावधान किए गए हैं, लेकिन इससे पहले की स्थिति देखिए। मैं कई भारत सरकार की बस्ते के बोझ को लेकर कम करने की कई वर्कशॉप में रहा हूं। कई जगह बच्चों को आंदोलन करने पड़े इस बात को लेकर, थाने में और महाराष्ट्र में 2 अक्टूबर के दिन, कि हम 4थी मंजिल पर चढ़ते हैं और 7-7, 8-8 किलो का हमारा बस्ता, हम नहीं जा सकते, इसे कम करिए, हमारे कंधे में दर्द हो गया है, सिर में दर्द है, चश्मा चढ़ गया है। रात को होमवर्क को लेके बुदबुदाते हैं। रात को अब परियों की कहानी नहीं आती, अब नदियों की कलकल नहीं रहती। रात भर वो जागता है इसी बात को लेके कि कल को एग्जाम है या कल को क्लास है। मेरी पोती अभी हरिद्वार में है, वो बात नहीं करती 3 दिन, तो मैंने कहा आज तुझसे नाराज हूं कि बाबा मैं क्या बताऊं, मेरी 4-4 क्लास थी और शाम को थक के सो जाती है, बिल्कुल 4-4 क्लास ऑनलाइन होने के बाद। और जब वो हिंदी की कहानियां जिस दिन सुनती है, बंदर की और लोमड़ी की, इतनी खुश होती है मैं आपको बता नहीं सकता। हम रोज ही सुनते हैं कि बेटा तू ये बंदर उसकी कहानी सुना दे कि वो गिलहरी की पूंछ थी, बंदर की पूंछ पकड़ के वो झूल रही थी, और अच्छा बंदर भैया ये तुम हो, मैं तो इसको रस्सी समझ रहा था, मैं तो उसकी रस्सी समझ रही थी, मुझे गुदगुदी हो रही थी। इतनी हंसती है, उसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। कहाँ बचा है समय हमारे पास इतना। साहित्य रचा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, उस माहौल से, लेकिन उस साहित्य से जुड़ी जितनी संवेदनाएं हैं, क्या उनकी चर्चा व्यवहारिक रूप में हो रही है क्या? इसलिए नई शिक्षा नीति लानी पड़ती है हम लोगों को कि 3 साल आंगनवाड़ी में रहेगा बच्चा अनौपचारिक, क्योंकि अनौपचारिक खत्म हो गया। इनफॉर्मल तो है ही नहीं ना, बातचीत का कहां सिलसिला है। शाम को कितने लोग हैं ऐसे, परिवार बट गए, सबके कमरे अलग हो गए, बच्चों के कमरे अलग हो गए, उसका टीवी अलग हो गया, उसका इंटरनेट अलग हो गया, उसका सोशल मीडिया अलग हो गया। ऊपर से बाजार है, कंज्यूमरिज्म है। आज बाजार में वही छपता है जो बाजार में बिकता है। हम लोग तो 30 साल से लिख रहे हैं, आज वो लेख नहीं लिख पाते हम लोग जिस बाल मूल्यों की बात करते थे, परंपराओं की बात करते थे, संस्कृति की बात करते थे। आज घटना गल कर रेप हुआ है तो उससे जुड़ी एक अलग से आर्टिकल चाहिए उनको, क्योंकि वो बाजार में बिकी जाएगी, पढ़ी जाएगी। बंद क्यों हो रही है, ये भी तो कारण समझने पड़ेंगे ना। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि आखिरकार जो तमाम चंदन और ये चंपक और तमाम जितनी पंचतंत्र की कहानियां ये सब आती थी, इनको लोग जीते थे, शिक्षक जीता था, डुअलिटी नहीं थी पर्सनालिटी में। इसलिए पाठ्यक्रम भी इफेक्टिव था। जो पढ़ा रहा था, मुझे ध्यान है, मैं तो गांव के प्राथमिक में पढ़ा हुआ हूं, उसकी पिटाई आज भी याद है मुझे। जरा सी कहीं उल्लंघन हो गया, मेरी कोई बात निकल गई, तो टीचर ने कहा तेरे बाप से कहूंगा, शाम को मैं जाके वहीं बैठूंगा। घड़ों पानी पड़ता था, सामने नहीं आते थे, हालत खराब हो जाती थी कि गुरुजी आज पिताजी से कहेंगे तो मार बहुत पड़ेगी। ये भय कहाँ चला गया? आज कारपोलर पनिशमेंट आ गया है, अधिकार आ गया है, बच्चों को मारा तो जेल हो जाएगी। हम खुद करते हैं इस काम के लिए, अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। अब इंडिविजुअल हो गए, इसमें कम्युनिटी से इंडिविजुअल हो गए। कोई हर्ज नहीं, पूरी दुनिया में अगर विकास इंडिविजुअल से होता है हम करेंगे वो, लेकिन बच्चा जो आज का इन्वेस्टमेंट है, वो आज का निवेश है, कल का हमारा फ्यूचर बनेगा। और जब फ्यूचर बनेगा तो फ्यूचर के लिए कैसा निवेश होगा? निवेश कई कई तरीके से, साहित्य के माध्यम से भी है, किताबों के माध्यम से भी है, शोध के माध्यम से जो प्रवृत्तियां आ रही थी उसको लागू कराने की बात है। मेरे पास तमाम ये रखे हैं अभी
6 सिद्धांत हैं और 6 नियम हैं। बच्चों को कैसे इंटरव्यू करना है, बच्चे को कैसे देखना। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अभी मेरा भतीजा का लड़का अमेरिका से आया था अभी 2 साल पहले, और उसके पास एक लॉन्चिंग वाला वो था कि उसमें बॉल डालती थी और वो ऊपर को लॉन्च करती थी चीजें। मैंने उस लॉन्चर को गलती से थ्रो कह दिया। मैंने कहा बेटा प्लीज थ्रो दिस बॉल, देन इट विल, मैंने कहा था कि ये फिर ऊपर को जाएगी, क्योंकि नहीं नहीं बाबा, दिस इज नॉट थ्रोइंग, दिस इज लॉन्चिंग, यू डोंट नो अबाउट लॉन्चिंग। 6-7 साल का बच्चा मुझे पढ़ा रहा है वो। अब वाकई है, कोई चीज जब ऊपर उठेगी तो लॉन्च ही तो होगी, थ्रो तो सामने की तरफ से होगी। तमाम ऐसी बातें बच्चों की। इसलिए हमने 6-7 साल तक आंगनबाड़ी और 1-2-3 क्लास में रखा है। हम जानते हैं कि 7-8 साल तक बच्चे का मस्तिष्क, गुरु कुमार शिष्य कंब है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो जो बर्तन बनाने वाली, बच्चे को शेप देने वाली बात है, अब कहाँ रह गई है ये सब चीजें। साहित्य में है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में भी है क्या। इसीलिए साहित्यकारों से मेरा निवेदन है कि किताबों में बंद उस साहित्य की संवेदनाओं को बाहर निकाल कर लाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कोई एजेंसी काम नहीं कर रही। हम लोग प्लान बना रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में जो बड़ा सूचना विभाग होता है, किस प्रकार से पत्र भेजकर उन सारे पत्रकारों को इकट्ठा किया जाए, उनका ओरिएंटेशन किया जाए, जिसमें जे एक्ट के अंतर्गत बच्चे का रेप हो गया है, बच्चे का कत्ल हो गया है, बच्चे ने कत्ल कर दिया है, उसकी बातों को किस रूप में प्रस्तुत करना, उसकी आइडेंटिटी है, उसकी राइट्स है, उसकी सेंसिटिविटी है, ये सब लिखा है। करीब 6 प्रिंसिपल्स है। प्रत्येक दशा में प्रत्येक बच्चे का सम्मान अधिकारों का संरक्षण होगा। प्रत्येक बच्चे से साक्षात्कार करते समय उसकी गोपनीयता का संरक्षण करना है। बच्चे के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करनी है, चाहे उसके मुद्दे से जुड़ी एडवोकेसी हो और चाहे उसके राइट्स को लेकर प्रचार प्रसार हो। ये सब राइट्स में, ये यूनिसेफ की गाइडलाइंस बनी है पत्रकारों के लिए कि जो पत्रकारिता होगी उसमें कैसे शामिल। मेरे पास तमाम ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं कि साहब अभी ध्यान होगा आपको कि मुजफ्फरनगर में मठ में किस्सा हुआ था अभी बच्चों को लेके, उसकी तस्वीर दिखा दी गई कि ये नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, बच्चे होने के नाते इसके साथ इसी प्रकार की घटना हुई। मेरे पास कई कंप्लेंट ऐसी है कि साहब ये फोटो क्यों दिखाए गए, अखबार में फोटो क्यों छपे, ये सोशल मीडिया पर क्यों चले। अभी नेक्ड 6-7-8 साल के बच्चे नेकेड दिखाए गए थे सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में। मेरे पास कंप्लेंट है अभी आगरा से कि बच्चों को आप देखिए, ये बच्चे क्यों नग्न होकर इस प्रकार की चर्चा हो रही है, कौन इसको साइट है जो इस प्रकार की बातें कर रही है। वो कार्रवाई हो रही है, उन लोगों को लोग पकड़े जा रहे हैं इस बात को लेकर। तो ये मेरा केवल तात्पर्य है कि हमने पाठ्यक्रम को जिया, हमने सब कुछ जिया, लेकिन हम प्रैक्टिकल में चीजों को जी नहीं पाए। अगर जीने की कोशिश की तो ड्युअलिटी है। आप ईमानदारी की बात करते हो, बच्चे को बाहर चारों तरफ, उसको टेलीविजन में भी भ्रष्टाचार दिखाई देता है, उसको अखबारों में भी भ्रष्टाचार दिखाई देता है। आप उस पाठ्यक्रम को कैसे सिद्ध करोगे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है? क्या जवाब दोगे? उसके सामने तर्क है आपके पास कोई कि भ्रष्टाचार क्यों होता है, लोग क्यों करते हैं? आप पढ़ा तो ईमानदारी रहे हो, बढ़ रही बेईमानी। आप सारी बच्चियां अपनी बहन होती हैं, लेकिन ये यौन दुष्कर्म 5-5, 6-6 साल के बच्चे के साथ यौन दुष्कर्म हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं आखिरकार? क्या कारण है? कोई तो कारण है। मानसिकता अब लाए ना लाए, हमने बताया था मानसिकता में परिवर्तन। अब जो उत्तर प्रदेश सरकार में मिशन शक्ति के बाद शक्ति मिशन है, उसमें हर शहर से मनोवैज्ञानिक ढूंढे जा रहे हैं, शक्ति परी बनाई जा रही है, मॉडल लड़कियों को लाया जा रहा है, ऐसे सक्सेस स्टोरीज लाई जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने बच्चे को मारा तो बहुत, लेकिन जब प्रशंसा की बात हुई तो हमने उसकी कमर नहीं थपथपाई कभी भी उसकी। वो बच्चा इंतजार कर रहा है, सुन रहा है कोई मुझे कहे कि मैंने 80% लाया हूं, 75% भी लाया है तो कमर थपथपाओ उसकी। लेकिन ना, पड़ोस के बच्चे के 77 आ गए, तेरे 75 आए, उसको दंडात्मक कार्रवाई तो कर दी, लेकिन प्रशंसा नहीं करी उसकी कि बच्चा सुन रहा है, टूट रहा है, कोई कह दे मुझे, कोई मेरी कमर पर हाथ रख दे, कोई मुझे प्यार से गाल पर हाथ फेर दे, कोई मुझे सीने से लगा ले। कहां से आएंगी संवेदनाएं? कौन सा साहित्य रचा जाएगा? प्रैक्टिकल लाइफ में और सिद्धांत की लाइफ में बहुत बड़ी दूरी होती चली। आजादी से जैसे जैसे हम दूर होते चले जा रहे हैं, वो सारे मूल्यों से, सारे पाठ्यक्रम से, सारी फैमिली से, सारी चीजों से टूट रही है। एक अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ना सीख सकता है, आप समझिए, गर्भ में। बाहर की क्या स्थिति होगी उसकी? ये तो सच है ना, ये तो झूठ तो है नहीं, ये सब कहानियां। तो हमें अधिकारों की बात करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं, बच्चे के भी अपने राइट्स होते हैं।
बच्चे के राइट्स के संरक्षण के लिए हम आयोग काम कर रहे हैं, समितियां काम कर रही हैं, सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन ये तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आम समाज के मुख्यमंत्री जी यही कहते हैं कि ये शक्ति मिशन लड़कियों को सशक्त बनाने वाला या वर्ग भेद या लिंग भेद दूर करने का मामला तभी दूर होगा जब समाज इसको अपने हाथों में लेगा। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है। कानून सरकारी हो सकते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आम लोगों के बीच में हमें जाना पड़ेगा। गांव में चौपाल खत्म हो गई है, परिवार खत्म हो गए हैं, गांव के भाव खत्म हो गए हैं, तो बच्चा इंडिविजुअल बनकर आ रहा है, इंडिविजुअल परेशान है, उसको हमें परिवार के साथ समाहित करके हमें उस बच्चे की आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी। बच्चों को सुनिए वो क्या कहना चाहता है। पॉलिसीज में कहीं शामिल है बच्चे, इंटरव्यू में आप शामिल करते हो, लेकिन उसकी राय शामिल करी है आपने कि उसकी आइडेंटिटी क्या है? आप उसको छाप रहे हो, लेकिन छापने से पहले माँ बाप की इजाजत ली है। आप जनता के सामने बच्चों के इंटरव्यू ले रहे हो, लेकिन आपसे क्या सवाल पूछ रहे हैं उसके लिए कोई गाइडेंस है क्या? ये सारे लिखे हुए हैं, पूरी गाइडलाइंस है हमारे पास में पूरी पूरी, कि हमें अभिभावक के सामने उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना होगा। बाकी आम लोगों के बीच में इंटरव्यू करेंगे हम, उसको उसके विषय में लिखेंगे, तो ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे जो शब्दावली उस बच्चों से जुड़ी हुई हो, उसकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती हो। और बच्चे को हम कोई भी असंवेदनशील ना बात लिखेंगे, ना शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ना ही उसका हम इंटरव्यू लेंगे जो बच्चे को खतरे में डाल सके। कहीं भी ऐसी बात नहीं करेंगे, तकलीफ देने वाली बात नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा अगर 6, 7, 8 साल का इंटरलाइज कर सकता है चीजों को, तो जब मैच्योर होगा तो वो चीजें व्यवहार में रिफ्लेक्ट होंगी। और यही बात है कि बचपन खत्म हो रहा है, बच्चा सीधा जवानी में कदम रख रहा है। और अगर बचपन से जवानी में आप कदम रखेगा तो बचपन की जो सेंसिटिविटी है, जो सृजनात्मक शक्ति है, उसकी जो सोचने की ताकत है, उसका जो विजन है, वो धीरे धीरे बहुत कमजोर होगा, मैच्योर होगा। इसलिए बचपन में लौटना पड़ता है कई बार। और ये जो तमाम चीजें आप देख रहे हो कि जो दोस्त का कंसेप्ट बना है, एक लड़के लड़की को दोस्त चाहिए, वो अपने को बैकवर्ड समझते हैं, तो माँ बाप ने दोस्ती करनी बंद कर दी है। दोस्त का तात्पर्य फ्रेंड के उस लेवल पर उतरकर सम्मानजनक दूरी मेंटेन करके अपने बच्चे के साथ साझेदारी करने की बात है। आप साझेदारी नहीं करोगे तो कोई और करेगा, वहां दूसरा करेगा, तो पीयर ग्रुप इमेच्योर होगा। जब हम 3 संस्थाओं की बात करते थे, परिवार की, स्कूल की, तो दोनों मैच्योरिटी देते हुए पीयर ग्रुप की तरफ जाते थे। पीयर ग्रुप से कॉमन शेयरिंग है, लेकिन अब पीयर ग्रुप डायरेक्ट कर रहा है। पीयर ग्रुप डायरेक्टेड सोसाइटी बन रही बच्चों की। और पीयर ग्रुप के पास कितना अनुभव होगा, उसके पास कितनी संवेदनाएं होंगी, कितनी दूरदृष्टि होगी, कितना समाज के विषय में उसकी भविष्य दृष्टि होगी, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो मेरा केवल निवेदन यह है कि बाल पत्रकारिता जब कभी भी करें तो हमें बच्चे के बचपन को सजोने वाली जो संवेदनाएं हैं, वो चाहे किसी स्तर पर भी हो, हम लिखेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि साहित्य पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन अब वर्तमान में बच्चे को, युवाओं को कैप्सूल फॉर्म में पूरा का पूरा मैटर चाहिए। सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे, अगर आपने 5 और 4 पेज की लिख दी तो आदमी डिलीट करने के अलावा कोई नहीं करता। शॉर्ट फॉर्म में सामाजिकरण, सोशलाइजेशन करने के का पर्सपेक्टिव बदल रहा है। उस बदलते पर्सपेक्टिव में हमें उन बच्चों का पुनः सामाजिकरण करने की आवश्यकता है और पुनः निवेश करने की आवश्यकता है। तो अगर हम इस प्रकार का प्रयास करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि जो पत्रकारिता है, वो पत्रकारिता आने वाले समय में इन बच्चों का सामाजिकरण करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। तो इसलिए जो कानून है, जो नियम है, जो संवेदनशीलता है, जो नैतिकता है, उसके लिए भी पत्रकारों का कहीं ना कहीं ओरिएंटेशन करने की बड़ी भारी आवश्यकता है कि बच्चों के लिए कैसे इंटरव्यू करेंगे, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, कैसे भाषा का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों की आइडेंटिटी को गुम करने के लिए, अगर बच्चे कमजोर हैं, गरीब हैं, सड़क पर घूमने वाले हैं, या यौन दुष्कर्म से जुड़े हुए, ऐसे बच्चों को भी अधिकार है अपने। ऐसे बच्चों के अधिकारों को संजोने के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं पत्रकारिता में उस संवेदनशीलता, कारण यह ना कि अगर कोर कंपिटेंस है, अगर कोर कंपिटेंस आपके पास है तो उस कोर कंपिटेंस से आप सारी चीजों को आसानी से हल कर लेते हैं। और वो हल करने का जो तरीका है वो पत्रकारिता में प्रवेश होना चाहिए। पत्रकारिता आज वर्तमान में उपभोक्तावाद के लिए है, कंज्यूमरिज्म के लिए है, बाजार में बेचने के लिए है, टीआरपी बढ़ाने के लिए। आप देख रहे हैं कितने केसेस हो रहे हैं सब टीआरपी बढ़ाने के लिए। आपको वही केस चाहिए। मेरे अभी बड़ा कांड हुआ था कानपुर में, जहां पर बच्चियां पॉक्सो के अंदर गर्भवती रहती हैं। आप जानते हैं, उस बात को बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन टेलीविजन ने बहुत पढ़ा के छापा के सरकारी एक बालिका गृह में लड़कियां गर्भवती हुई। ये बात कहने की नहीं थी, बड़ा कांड था वो, बहुत बड़ा, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में छा गया।
हमारी बच्ची हमारे परिवारों में दोस्ती करने के बाद किस प्रकार से यौन दुष्कर्म की शिकार होकर हमारी सरकार के पास आती है, सरकार उसका संरक्षण करता है, सब कुछ करता है, उसके अधिकारों का संरक्षण करता है, कल को उसका जो प्रसव होगा वो भी हमें कराना है, उस बच्चे की भी रक्षा सुरक्षा करनी है, उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना हमें किसी कीमत पर। तो ऐसा तमाम बहुत बड़ा एक कैनवास है कि उसमें पत्रकारिता को निश्चित तौर पर हम आभारी हैं आपके कि आपने ऐसे मुद्दे को उठाया है। आने वाले समय में इस बात को सुनकर बाल पत्रकारिता पर कई लेख आने चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा अगर होगी तो कहीं ना कहीं उन मुद्दों को हम उठाने की कोशिश करेंगे जो बच्चे की आइडेंटिटी को बेहतर सकारात्मक चीजों को बाहर लाना है, नकारात्मकता को बैकग्राउंड में हमें ले जाना है। हमें उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसे वाक्य विन्यास नहीं हमें बनाने हैं। तो ये सारी चीजें अगर होंगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि बच्चे के जो भविष्य को हम पत्रकारिता के माध्यम से और क्रमबद्ध करते हुए उसकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाने का हम काम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बात कह के, बात बहुत है लेकिन मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आपने मुझे मौका दिया, निश्चित तौर पर मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जी, जय हिंद, जय भारत। आभार डॉक्टर विशेष गुप्ता जी। बेहद जानकारी पूर्ण वक्तव्य रहा आपका। जो बहुत खास बातें आपने कही कि बच्चा जो है वो एक निवेश है। सही, इस वेबिनार की जब हम सूचना प्रसारित कर रहे थे तो प्रोफेसर भानावत जी के साथ मिलकर हमने एक सेंटेंस लिखा था, अगर बच्चे को संवार लिया तो दुनिया संवार ली। मुझे लगता है वो इस बात से सार्थक हो पाती है जो भी आपने यहाँ पर बातें कही। साथ ही आपने कहा कि ये बहुत जरूरी है, सरकार नियम बनाने के लिए है, सरकार मदद करने के लिए है, किंतु उस जिम्मेदारी को वहन किसने करना है? प्रत्येक व्यक्ति को। यदि हम सब जुटकर, एकजुट हो करके हम इस कार्य में लग जाएं कि हमें हर बच्चे का इस तरह से ख्याल रखना है कि वो सकारात्मक दिशा की ओर चले, तभी इस पूरी जो पूरा सिस्टम है तभी वो उसे इफेक्टिवली लेकर आ पाएगा। साथ ही आपने कहा दोस्ती, ये सत्य है कि अब जॉइंट फैमिलीज नहीं रह गए, अब न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा हो गए हैं। पहले ये जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से बच्चा अपने आप में ही एक समाज को जी लेता था शुरुआत से ही, किंतु वो चीज अब दूर होती चली जा रही है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि माता पिता सबसे पहले दोस्त बन जाएं। अगर इस चीज को सभी घरों में सभी बच्चों के साथ किया जा सके तो वो जो एक खालीपन है, जो कि प्रोफेसर गुप्ता ने कहा कि कहीं और उस चीज को ढूंढेगा बच्चा, उस चीज से वो बच सकता है और सही लोगों के साथ जुड़े तो वो सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ सकता है। आपकी हर बात 100% अनुकूलनीय है। हमारे सारे वक्ताओं ने एक कड़ी के रूप में धीरे धीरे करते हुए इस पूरे वक्तव्य को, इस पूरे वेबिनार को एक सुंदर रूप दिया। आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, चाहे वो हमारे साथ जुड़े हुए सुरेंद्र विक्रम जी हों जो कि पूरा टाइम हमारे साथ रहे हैं, प्रियदर्शनी जी भी हमारे साथ जुड़ी रही, रेशमा खान जी हमारे साथ जुड़े रहे, सब अपने अपने वक्त में से वक्त निकालकर आप सभी साथ हैं हमारे। प्रोफेसर विशेष गुप्ता जी जो और भी बहुत सारी चीज़ों में, आज भी उनके बहुत सारे एंगेजमेंट्स थे, उसके बावजूद आपने पूरा वक्त दिया हमें, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इसके आगे की कड़ी के लिए मैं प्रोफेसर संजीव भानावत जी को आमंत्रित करूंगी कि हमारे बीच जो ऐसे प्रतिभागी हैं जो कुछ अपनी बात साझा करना चाहते हैं, और एक बच्चा जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है शाश्वत, वो अभी भी है, तो आपको मंच देती हूँ। प्रोफेसर भानावत जी, आपका अभिनंदन। धन्यवाद डॉक्टर उषा। और डॉक्टर विशेष गुप्ता जी ने बहुत ही विस्तार से बच्चों से जुड़े हुए मुद्दों पर बहुत ही एक मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री ढंग से जो आपकी टिप्पणियां हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है और उन पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। विशेषकर मीडिया के संदर्भ में जो आपने बात की कि किस तरह की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, चाहे वो इंटरव्यू की बात है, रिपोर्टिंग की बात है, चित्रों को प्रकाशन को लेकर के है, टेलीविजन मीडिया के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए इस तरह की गाइडलाइंस, इतनी कमेटी कमीशंस बैठे हैं। चुनौती है कि उन गाइडलाइंस, दिशा निर्देश की क्रियान्विति कैसे की जाए। रियलिटी शोज में जिस तरह से बच्चों को प्रस्तुत किया जा रहा है, उसने भी कई बार ये मुद्दे उठाए हैं
कि क्या ये बाल श्रम उन छोटे छोटे बच्चों के साथ जिस तरह से उनकी जो बाल सुलभ चंचलता है वो जिस तरह से खत्म हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे हैं उनके जो मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ रहे हैं। ये सही है, साहित्य संवेदनाओं को जागृत करता है और संयोग से हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनमें से अधिकांश वो पराग नंदन जैसी पत्रिकाएं, चाहे वो बड़े प्रकाशन गृहों से प्रकाशित होती रही हों, लेकिन उनको पढ़कर के उस पूरे, ये पत्रिकाएं आती थी हम छिपा लिया करते थे, आज भी छिपाते हैं पत्रिकाएं। आज इसलिए छिपाते हैं कि बच्चों के हाथ में नहीं पड़ जाए, क्योंकि गुप्ता जी ने कहा कि पोर्नोग्राफिक पत्रिकाओं का चलन बहुत बढ़ रहा है, और पहले इसलिए छिपाते थे कि दूसरा नहीं पढ़ ले, पहले हम पढ़ेंगे उनको। तो ये जिस तरह का एक पूरा परिवेश हमारा बदला है, तो आपने वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों की और हम सभी का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है, और उम्मीद करते हैं आगे जो मंच मिलेंगे तो उन पर विस्तार से इन पर टिप्पणियां करके कहीं समाज में इस तरह की परिवर्तन की हम एक दस्तक दे सकें। रेशमा जी ने आकाशवाणी के अनुभव शेयर किए, प्रियदर्शनी ने अपने चिल्ड्रन थिएटर के अनुभव शेयर किए, और सुरेंद्र विक्रम जी ने तो बहुत लंबी शोध की है। समय कम था, वो तो पूरा व्याख्यान ही उसकी शोध पर हो सकता है। लेकिन आज के इस वेबिनार की एक महत्वपूर्ण बात ये रही कि हमारे साथ बहुत सारे मीडिया शिक्षक, सीनियर प्रोफेसर्स भी जुड़े, जो मैं नाम देख रहा था अभी, मुझे पता नहीं इस समय कितने प्रेजेंट हैं, लेकिन कुछ समय यदि हो तो मैं चाहूँगा वो भी 2-2 मिनट के लिए अपनी बात कर सकें। डॉक्टर सुषमा कसबेकर, जिन्होंने इंदौर में कभी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया था, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, आजकल वो बैंकॉक में हैं, उनका नाम मैंने देखा। गणेश सेठी त्रिपुरा से हमारे साथ हैं। डॉक्टर ममता ओझा इंदौर से हमारे साथ में यहाँ हैं। डॉक्टर साधना श्रीवास्तव इलाहाबाद से हैं। डॉक्टर संजीव गुप्ता भोपाल से, और इसके अलावा जयश्री जेठवानी जी, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो IIMC से रिटायर हुई हैं, हालांकि वो बीच में उन्होंने क्विट किया है क्योंकि उनका दूसरा असाइनमेंट किसी यूनिवर्सिटी में था, किसी सिलेक्शन कमेटी में, कहीं वो व्यस्त थी। तो उन्होंने एक बड़ी जो सुझाव दिया है चैट बॉक्स में कि हम बच्चों के संबंध में जो विज्ञापन आ रहे हैं उस पर कहीं चीज उन्होंने एक मिस किया है कि वो चीज भी होनी चाहिए थी, और चिल्ड्रन कम्युनिकेशन, उस तरह की कुछ अवधारणा की उन्होंने बात की है। तो मुझे लगता है कि एक अलग से वेबिनार इन मुद्दों पर भी हो सकती है। डॉक्टर अनुपमा कुमारी बिलासपुर से हमारे साथ थी, डॉक्टर दीपक शिंदे महाराष्ट्र से हैं, डॉक्टर महेश गुप्ता जयपुर के सीनियर जर्नलिस्ट, लंबे समय से हमारी वेबिनार्स में उनकी सहभागिता रही है। डॉक्टर महेंद्र सिंह आगरा से हमारे साथ में हैं। प्रियंका कटारिया जो इग्नू से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एजुकेशनल नेटवर्क है उसके साथ वो जुड़े हुए हैं। राजेंद्र भानावत जी जो फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं, अभी जयपुर में ही हैं आप, वो हमारे साथ में हैं। तो मेरा मतलब है कि डिफरेंट डिसिप्लिन के और कंट्री के अलग अलग स्टेट से हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा भी बहुत लोग हैं। दुर्भाग्य से मैं उन सबको नहीं पहचानता हूँ क्योंकि वो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। और ये जैसे प्रियदर्शनी ने मुझे कहा था कि कुछ मेरे विद्यार्थी भी जुड़ेंगे, और जैसा आपने बताया कि शाश्वत शायद नाम बताया आपने, वो भी हमारे साथ है। तो मुझे लगता है कि हम सब बड़े लोगों ने अपनी बात कही बच्चों को लेके, बच्चे स्वयं क्या सोचते हैं उसकी बात भी करें, क्योंकि बच्चों के लिए बात कहना बच्चों का खेल नहीं है। वही सबसे बड़ी चुनौती है कि किस सहजता के साथ हम उनको अपनी मुख्य धारा के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये शाश्वत भी अपनी कोई टिप्पणी करना चाहें तो आमंत्रित हैं। उसके बाद ये मंच चर्चा के लिए खुला है, आप में से जो भी अपनी बात कहना चाहें। बहुत संक्षेप में सवाल हो क्योंकि समय काफी ज्यादा हो गया है। शाश्वत। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे मौका दिया इस मंच पे बोलने का। मैं शाश्वत सिंह क्यूरियो से। मैं जब 8 साल का था तब मैंने क्यूरियो ज्वाइन कर लिया था और अब मैं 12 इयर्स का हूँ। 4 साल में स्टेज पे बोलने का जितना भी जो डर था वो मैंने सारा निकल गया। अब मैं बहुत अच्छे से स्टेज पे बोलता हूँ और सारी चीजें बोल देता हूँ। और क्यूरियो से मैंने बहुत सारी अच्छी चीजें भी सीखी, जैसे माइंड को कॉन्सेंट्रेट कैसे करें और हर जगह पे खुशी से कैसे रहे। ऐसे नहीं कि मैं बहुत थक गया अब मुझे नहीं करना, बहुत अच्छे से मजे से रहे, खुल के रहे। और जब लास्ट में 20 डेज की वर्कशॉप होने के बाद जो प्लेस होते थे तब हम सुबह से लेके शाम तक उधर ही रुकते थे, पर मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं थक गया, मैं घर से दूर हूँ। मुझे लगता था कि मैं वहां पर मजे मारूं और वही मेरा घर है। और मैंने आकाशवाणी में भी रोल करा था पर वो पूरा डिफरेंट था क्योंकि क्यूरियो में तो हम अपने एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से दिखाते थे, पर उधर हमें सिर्फ बोलना था और अपनी आवाज से एक्ट दिखाना था। आप जैसे बड़े और महान लोगों ने जो जानकारी दी है
वो मैं भविष्य में बहुत इस्तेमाल करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शाश्वत का जो ये आत्मविश्वास है अपनी बात को कहने का, हम इसका उसको बधाई देते हैं कि उसने किस तरह से कुछ ही दिन की कार्यशालाओं में अपने व्यक्तित्व में इतना बड़ा परिवर्तन देखा है। इनको बधाई हमारी तरफ से और बहुत शुभकामनाएं। हमारे और मित्र यदि कोई टिप्पणी यहाँ करना चाहें तो सादर आमंत्रित हैं। कोई सवाल हो, कोई ऑब्जर्वेशंस हो, सादर आमंत्रित हैं। मैं डॉक्टर ममता ओझा। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगी, इतना एनरिचिंग और प्रोडक्टिव सेशन रहा, बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही रेलिवेंट मुद्दा जो है चिल्ड्रन जर्नलिज्म, ये उठाया गया, तो ये भी बड़ी अच्छी बात थी। और वो पुराने दिन याद आ गए, नंदन चंपक वाले जो दिन थे। और कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है हमारे भीतर गहराई को, हमारी फीलिंग्स को स्टिमुलेट करते थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चे कुछ पढ़ें, और पढ़ने से बच्चे दूर हो रहे हैं। तो चिल्ड्रन जर्नलिज्म जो है ये बहुत ही रेलिवेंट मुद्दा उठाया है, और हर बात, हर स्पीकर यहाँ पर सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। सर, बधाई, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद ममता जी। बार बार बात आकाशवाणी दूरदर्शन की हो रही है। छोटा सा रेफरेंस और देना चाहूंगा कि 1982 में पीसी जोशी, जो इस देश के मेरे ख्याल विशेष गुप्ता जी ने तो उनको पढ़ा भी होगा और हो सकता है कि मुलाकात भी आपकी हुई हो। पीसी जोशी जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, एन इंडियन पर्सनैलिटी ऑन टेलीविजन। उसमें दूरदर्शन पर जो बच्चों के कार्यक्रम थे उस पर बड़ी उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियां थी, और उसमें उन्होंने बहुत अधिक सुधार की बात कही थी कि मतलब किस तरह से बच्चों के उस मनोवैज्ञानिक पक्ष को आप बेहतर बनाएं और एक कार्यक्रम उनके व्यक्तित्व विकास को और प्रभावी बना पाएं। अब मुझे पता नहीं वो कितना क्या हम लोग उसकी पालना कर पाए, और फिर जिस तरह से ये प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हुई ब्रॉडकास्टिंग के फील्ड में, तो फिर तो भाषा के संस्कार, और जिसकी बात गुप्ता जी ने बहुत विस्तार से की थी, जिस तरह से विकृत होते चले गए, तो नई नई चुनौतियां हमारे सामने खड़ी होती चली गई। और फिर जब ये तकनीक में जिस तरह से परिवर्तन आया, तो बच्चों के हाथ में जो ये माध्यम लग गए, उसमें सारी पढ़ने की प्रवृत्तियां, उनका शब्द भंडार, उन सब पे जिस तरह का असर आए, तो मुझे लगता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आपने बात की, हमने पूरा पढ़ा है। और मेरे ख्याल शहीद मंगल पांडे कॉलेज के उस वेबिनार में आप भी थे, मैं भी था, साथ में ही थे वहाँ पे, और इस पर काफी विस्तार से चर्चा हुई थी। तो जो भी विशेषज्ञ हैं, आपने बताया कि आप सही कई कमेटियों में रहे, कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे इस मुख्य धारा के साथ जुड़े, और हम भविष्य में जो हमारा निवेश है वो एक बेहतर ढंग से हो पाए, यही सबसे बड़ी चुनौती है। और एक समय था साहब, अखबारों के संडे मैगजीन में पूरे पृष्ठ बच्चों के लिए आते थे। फिर बाद में हमारे डिपार्टमेंट से जो निकलते थे, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से विशेषकर जो गर्ल्स, उनको बच्चों का पेज समझा देते थे, फिर वो ट्रांसलेट करते थे और छाप दिया करते थे। लेकिन जो बच्चे की मूल आवश्यकता है, उस पर कहीं इस तरह की शोध अनुसंधान, उनकी अभिरुचियों को लेके मुझे लगता है बहुत बड़ी आवश्यकता है उस क्षेत्र में भी काम करने की और उसके अनुरूप लिखने की। इसलिए जो आपने आंगनबाड़ियों की बात की है, सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है कि वहां लाइब्रेरीज बने और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। मुझे लगता है कि यदि वो क्रियान्वित हो पाता है तो भविष्य में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव की ओर हम आगे बढ़ पाएंगे। चुनौती उसको क्रियान्वित करने की है। हमारे कोई और मित्र अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो आमंत्रित है, नहीं तो फिर औपचारिक आभार प्रदर्शन के साथ आज का ये अपन वेबिनार समाप्त करेंगे। बनावत सर, मेरा एक सवाल है सर। हाँ, पहले अपना परिचय दीजिए आप। हाँ सर, मैं ब्रजमोहन साहू हूँ, उड़ीसा संबलपुर से। मैं यहाँ एक उड़िया अखबार का सीनियर सब एडिटर की हैसियत से काम करता हूँ, और मेरा एक सवाल है सर, विशेष सर से, अगर आप इजाजत दे तो मैं सवाल करूँगा। जी जी बिल्कुल। हाँ सर, मेरा एक प्रैक्टिकल जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरी एक बच्ची है 10 साल की, वो 5 क्लास में पढ़ती है, सेंट्रल स्कूल संबलपुर में जी। तो वो बहुत मासूम है। मैं एक बाप की हैसियत से कहता हूँ, लेकिन अभी अभी मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसका माँ जो है वो हिंदी सीरियल्स बहुत देखती है टीवी में, और बच्ची जो है माँ के साथ ही नेचुरली वहाँ बैठती है साथ में, और वो भी वही टीवी देखती है जो लेडीज लोगों का सीरियल्स रहता है, हिंदी सीरियल्स ज्यादातर जो औरतें देखती हैं, वो भी यही भी देखते हैं उनके गोद में बैठ के, उसके पास में बैठ के। तो मेरा जो अभी वो मैं ये शुरुआत से देख रहा हूँ, उसका मासूमियत जो बच्चों जैसे बात करती थी वो धीरे धीरे उसमें कम होता जा रहा है, और औरतों जैसी उनका रिफ्लेक्शन उसकी बात में, उसकी सोच में मुझे बाप की हैसियत से दिखाई देने लगा है। धीरे धीरे उसका वो बढ़ता जा रहा है। जी जी। तो
इसका क्या हल हो सकता है सर? देखिए ऐसा है, जी जी, बहुत आपने बड़ा मौजूद सवाल उठाया है। और तमाम जी अभी जो शोध हो रही हैं, मैं उस शोध कौन कर रहा है ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जी उस सारे सीरियल्स में बाजार बहुत तेजी से पनप रहा है। कारण ये है कि बाजार में बेचने की प्रवृत्ति है, और बेचने की प्रवृत्ति के लिए मांग अगर आप नहीं उठाएंगे तो सामान बिकेगा नहीं। जी परिवार में अगर टूटन नहीं दिखाएंगे, 40 लोगों का परिवार और 10 अलग अलग परिवारों में बट गया है, तो ना फ्रिज बिकेगा ना और बाकी सामान बिकेगा। सामान बेचना है तो आपको ऐसे सीरियल लाने पड़ेंगे। इसमें ये कहानी कौन लोग उस सीरियल को स्वीकार कर रहा है, ये बात भी साफ निकल कर आ गई। हमारे लोग लगे हैं उसमें बहुत तेजी से। कौन कौन लोग ऐसे हैं जो सीरियल को अप्रूव कराते हैं, इस तरीके के सीरियल्स को, परिवार को जोड़ने वाले ना होकर परिवार को तोड़ने वाले। आने वाले समय में इस प्रकार की प्रवृत्तियां कम होंगी अब। लेकिन ये देखने की बात है कि माँ की काउंसलिंग की बड़ी भारी आवश्यकता है। या तो माँ चाइल्ड साइकोलॉजी को जानती नहीं है, और सीरियल में जिस प्रकार से दहाड़े मारकर रोती होंगी, इसमें मुझे भी कोई शक नहीं कि जरूर कहीं ना कहीं आंसू उसके आते होंगे, बच्चों पर प्रभाव पड़ता होगा। और ये बताने की आवश्यकता है कि ये सब फेक है, ये सारी सच्चाई से बहुत दूर है। और ये कहीं ना कहीं जो मिथ है, ये गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस तमाम सीरियल के माध्यम से, कि जिसमें परिवार टूटन होगा, जिसमें पोस्ट मैरिटल रिलेशंस होंगे, एक इलीगल बच्चा होगा। उन सबका जवाब माँ उसी प्रकार देती होगी जिस प्रकार से सीरियल में। तो बाप को, पिता को अपनी भूमिका बताने की आवश्यकता है। इसका मतलब बच्चा जो है वो सिंगल पेरेंटिंग मदर के ही ओरिएंटेशन में वो जी रहा है और सीख रहा है। इसलिए पहली बात यह है कि अपनी पत्रकारिता की जिंदगी में थोड़ा सा समय उस बच्ची और माँ के साथ देना पड़ेगा। माँ को भी समझाना पड़ेगा। ऐसे सीरियल है जो जुड़ाव वाले सीरियल हैं, जो जो परिवार को जोड़ने वाले हैं, जिसमें मूल्य है, संस्कृति है। आज भी ऐसे सीरियल आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें उस मदर को कहीं ना कहीं काउंसिल करते हुए पिता की भूमिका को बढ़ाना पड़ेगा, और पिता माता की दोनों की पर्सनालिटी अगर रिफ्लेक्ट होगी तो मुझे लगता है बैलेंसिंग होगा। तो मार्केट ओरिएंटेड जितने सीरियल है उसको कम करने का एक ही इरादा है कि उसको कम से कम माँ को समझाइए, बताइए, और बेटी को कम से कम उसी प्रकार के सीरियल्स को दिखाने की आवश्यकता है। उसके समय को लगाने की आवश्यकता है, डाइवर्ट करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं करेंगे तो बचपन जो है वो सीधा युवत्व में अगर कदम रखेगा तो बचपन फिर जिंदगी भर रोएगा उस युवत्व में, और फिर वो लौटने की तरफ पीछे आएगा, और आप कहोगे कि आप इस जवानी में भी कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हो आप। तो ये सारी चीजें हैं। इस सब चीजों को आपको इस पत्रकारिता में, मैं जानता हूं समय बहुत खपाना पड़ता है सब एडिटर को। मैं भी 30 साल से लिख रहा हूं, बहुत नजदीक से एडिटर सब एडिटर की जिंदगी को देखा है। तो इसलिए अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म मत रखिए सामने, अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए परिवार में कम से कम। और अगर आप अपनी सहभागिता बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस बच्चे के जीवन व्यक्तित्व पर संतुलन का प्रभाव दिखाई देगा। जी, थैंक यू सर, थैंक यू बिजनेस जी। और मुझे लगता है पेरेंट्स की भी ओरिएंटेशन होना चाहिए। Yes, जो हम yes. मीडिया लिटरेसी की बात करते हैं तो बड़ी मीडिया भूमिका। लिटरेसी जी भाग यही है कि हम कारण ये है संदेश। सर, जी, मेरा जी। केवल ये कहना है कि ज्वाइंट फैमिली में दादा दादी बच्चे को सिखाते थे, माँ बाप जी। ने कभी नहीं सिखाया जन्म देने के अलावा। मुझे ये बताइए कि क्या उसका कोई रोल मॉडल खड़ा हुआ हमारे पास बच्चे के सामाजिकरण का? नहीं है। तो बच्चा बेचारा जो सीख रहा है वो फिर भी बेहतर सीख रहा है। मैं तो ये कहता हूँ उसको सिखाने वाली एजेंसी सब, उनकी इमेज खराब है। सर आप तो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान को आपने बहुत गहराई से पढ़ा है। जब बच्चा दादा दादी नाना नानी की गोद में था, बेटा एक राजा था, हुंकारा देता था बच्चा, और अब टेलीविजन के सीरियल्स के सामने एकटक होकर देखता रहता है। वो हुंकारा देना या वो आत्मीय जुड़ाव का जो भाव था वो धीरे धीरे गायब हो गया। जी जी, जी सर, बच्चा जब वयस्क होता है तो हजारों तरह के आपराधिक दृश्य वो टीवी के पर्दे पर देख चुका होता है। आप सोचिए कि उसका जो मस्तिष्क है किस तरह के भावों से उस समय तक ग्रस्त हो चुका होगा। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी एक बात आपको काट के मैं बता दूं आपको सीधे तौर पर। जी। अभी एक बाल गृह में गया मैं। जी। बाल गृह के 3 बच्चे जंगले को तोड़कर भाग गए थे। मैंने देखा सबसे पहले टेलीविजन देख रहे हैं, और टेलीविजन में बच्चों से पूछा तो कह रहे साहब हम तो केवल क्राइम पेट्रोल ही देखते हैं, इसके अलावा और कोई अच्छा ही नहीं लगता। आप समझ रहे हैं? देख लीजिए। वो बंद कराया गया था, बिल्कुल बंद कराया गया। जो महापुरुषों की कहानियां थी, इस तरीके के स्वतंत्र आंदोलन थे, उसको लेके हम लोग को सारे चैनल कटवा दिए वहां से बाल गृह से। तो सीधा प्रभाव। बिल्कुल बिल्कुल। रुचि wants to say something.
हाँ। आप सभी जी जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं रुचि रस्तोगी हूँ और मैं हिमकॉम इंस्टीट्यूट दिल्ली के अंदर विजिटिंग फैकल्टी हूँ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में। और आप सभी गुरुजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और प्रोफेसर संजीव भानावत सर को विशेष तौर पर प्रणाम की हमेशा एक अच्छे भाव के साथ जो है गूगल मीट के लिए हमेशा एक इन्विटेशन रहता है, बहुत खुशी मिलती है। और आज की प्रश्न नहीं है, प्रश्न इसलिए नहीं है क्योंकि जो प्रश्न मन में उठ रहे थे वो कहीं ना कहीं उसके जवाब मुझे मिलते चले गए। सभी वक्ताओं ने बहुत ही खूबसूरती से एक सार्थक और सुंदर विषय को और अच्छे से बनाया और लगता है कि शोध और जो अनुसंधान किए गए हैं इस विषय पे उसको भी सरीखे से सभी ने रखा और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। निश्चित तौर पर अनुसंधान शोध का जो तरीका होता है उसका मतलब यही होता है कि जो आपके पास चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं और बदलाव करना, उसमें कहीं ना कहीं और आरेखन करना। तो बहुत अच्छा लगा सुन के आप सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी जी बहुत अच्छा, शुक्रिया। यस चलिए साहब, मेरे ख्याल अब समाप्त करें, समय काफी हो गया, 2 घंटे हो गए। कोई बच्चा तो नहीं है जिसकी सुनवाई हो सके? कोई बालक कुछ और हो, आपने बुलाए हो 2-4 बालक? हाँ, प्रियदर्शनी को सर मेरी मैं भी बालक हूँ। नहीं आप बालक, हमारी उम्र के हिसाब से बालक हो, लेकिन आप बहुत मैच्योर पर्सन हैं। लेकिन हम उस बच्चे की सुनवाई नहीं हो रही, वो कहना क्या चाहता है, यही बड़ी प्रॉब्लम है। हमने सब बच्चों की बात की लेकिन बच्चा केवल एक आया, मुझे सुन के अच्छा लगा, कम से कम आपने उसको प्रस्तुत किया। ऐसे 10-12 साल के बच्चों को भी लाना चाहिए कम से कम ऐसी पत्रकार के। तुम चाहते क्या हो? प्रियदर्शनी जी को आभार इस बात के लिए, प्रियदर्शनी जी लेकर आई। प्रियदर्शनी जी थैंक यू सो मच। ये आभार भानावत सर, कम्युनिकेशन टुडे और उषा मैम आप लोगों को चाहता है कि ये टॉपिक आप लोगों ने रखा और एक अच्छा टॉपिक है जिससे वाकई में आगे आने वाले इन बच्चों को भी समझ में आया। जो बच्चे ज्वाइन बीच में कई बच्चों ने ज्वाइन किया था, हालांकि अब वो हमारे साथ में नहीं है, बीच में जुड़े थे हमसे बच्चे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन अब वो हमारे साथ में नहीं है। तो उनको भी समझ में आया कि बाल पत्रकारिता क्या है, किस तरह से अपने अधिकार जो है हम सामने रख सकते हैं और किस तरह से हम अपने आप को आगे अवेयर रख सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। ये इसका सारा क्रेडिट मैं तो कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन टुडे, भानावत सर, उषा मैम आप लोगों को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही जितने भी मैंने जिनके साथ मंच साझा किया, मेरे वरिष्ठ गण विशेष सर, सुरेंद्र सर, रेशमा मैम, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लिसनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि पेशेंटली हमें सुना। थैंक यू सो मच टू ऑल। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साहब, औपचारिक आभार प्रदर्शन करते हैं। अब सबसे पहले तो हमारे 2 विद्यार्थी जो प्रियदर्शनी ने कहा, देखिए किसी भी शिक्षक के लिए भी ये गर्व की बात होती है कि वो अपने विद्यार्थियों के साथ मंच शेयर करे। रेशमा खान 80 के दशक में हमारी विद्यार्थी रही और प्रियदर्शनी तो अभी कुछ वर्ष पहले ही कोर्स किया है और मेरे ख्याल देहरादून हमारे साथ आई थी कॉन्फ्रेंस में, साइंस कम्युनिकेशन में जो था उसमें भी ये साथ में थी। तो बहुत लंबी पारी रही और मेरी 1-2 डॉक्यूमेंट्रीज में वॉइस ओवर भी किया है प्रियदर्शनी ने। तो इस तरह से अभी तक संवाद लगातार बना। हमने डिपार्टमेंट भी किया था, आपको याद हो तो, विमेन एम्पावरमेंट। हाँ वो तो बहुत सारे हैं, याद करूंगा तो बहुत सारी चीजें निकल आएंगी। और रेशमा जी के साथ तो फिर आकाशवाणी में कई प्रोग्राम्स करने का भी मौका मिला। और ये भी संयोग है कि लखनऊ से हमारे दोनों मित्र सुरेंद्र विक्रम जी से बहुत लंबी पारी रही और विशेष गुप्ता जी से अभी परिचय अभी हुआ है। लेकिन सर लखनऊ मेरा सेकंड होम है, मैं अक्सर आता रहता हूँ वहाँ। आइए स्वागत आपका सर। स्वागत। केंद्रीय विश्वविद्यालय है आपके लखनऊ का, बाबा साहब अम्बेडकर, वहाँ में रेगुलर विजिट होती रहती है। लखनऊ का जो लखनऊ विश्वविद्यालय, आइए फोन करिएगा सर, अगली बार कभी आना हुआ। और संयोग से मेरे बेटा का भी एडमिशन IIM लखनऊ में हो गया है। जी फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी तो आपसे मुलाकात करना। आइए स्वागत आपका, मैं रहता हूँ लखनऊ। और इन मुद्दों पे और अधिक व्यापक और गंभीर चर्चा करके अपन इन बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं हमारे आप चारों जो आज के एक्सपर्ट्स हैं इनके प्रति विशेष आभार की उनकी उपस्थिति ने इसे एक सर्वथा अछूते और उपेक्षित विषय के ऊपर आपने इतना सारगर्भित ढंग से एक विचारोत्तेजक जो ये चर्चा यहाँ की है, ये कहीं हमें एक दिशाबोध दे पाएगी। डॉक्टर उषा साहनी इस पूरी यात्रा में हमारे साथ जुड़ी रही और चाहे ये पोस्टर बनाने की बात हो, टेक्स्ट लिखने की बात हो, सोशल मीडिया कैंपेनिंग की बात हो, इसके जुड़े हुए जितने भी सारी चीजें हैं उन सब में जिस मनोयोग से और जिस क्रिएटिविटी रचनात्मकता के साथ इनका सहयोग रहा है, जो इन्वॉल्वमेंट के साथ सहयोग रहा है, मेरे पास कोई शब्द तो नहीं है धन्यवाद देने के लिए। हम तो यही विशेष दे सकते हैं कि इनकी भी जो साहित्यिक यात्रा है लगातार लिखती रहे और इस विचार यज्ञ में
उनकी भी आहुति हमें मिलती रहे, ताकि सोसाइटी को जो हमारे पे ऋण है शिक्षक के रूप में, उसकी हम एक सीमा तक कहीं पूर्ति कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे सभी मित्रों को इस पूरे कार्यक्रम का जो YouTube लिंक है अभी कुछ ही देर में हम आपसे शेयर कर लेंगे और सोशल प्लेटफॉर्म पे भी डाल देंगे, सोशल मीडिया के। तो आप भी अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जो संदेश है वो व्यापक इसका प्रचार प्रसार हो, और अंततः जो नीति निर्माता हैं, जब भी नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन की बात आएगी तो इन विचारों को कहीं अपने उस नीति निर्धारित करने में उस पर कहीं ध्यान रख पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, और हमारी मुलाकात होगी 12 नवंबर को। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे है उस दिन। पहली बार महात्मा गांधी आकाशवाणी के स्टूडियो में गए थे, उसको लेकर के हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। और दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thanks to Dr. Usha Thank you so much. Thank you. and to all the